हाँ, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है। तो लास्ट क्लास में जहां तक पढ़ाए थे वो सारा कॉन्सेप्ट सबको एकदम अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया है। ठीक है। अगर रिवाइज हो गया होगा तो मेरे बाप चैप्टर आपको आसान लगेगा। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर पे क्या दिक्कत क्या है ना, केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स है। वो दूसरे चैप्टर्स पे क्या होता था कि केमिस्ट्री हुआ करता था। अब जो है केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स इस चैप्टर में पूरा पूरा का इन्वॉल्वमेंट है। तो दैट्स वाई थोड़ा सा डिफिकल्ट बच्चों को लग सकता है, क्योंकि आप लोग सिंस 11th में हो, चैप्टर 12th का है, तो थोड़ा सा लगता है। ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि पेशेंस खो दे कि नहीं सीख पाएंगे, सब सीख जाएंगे। वही ये थोड़ा सा आपको अगर 12th पे रहते तो थोड़ा हो सकता है कम मेहनत करना पड़ता। जहां पे आपको 2 घंटा मेहनत करना पड़ रहा, वहां पे आपको हो सकता है कि 1.5 घंटे मेहनत में हो जाता। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि आप टेंशन लेने लगे इसकी वजह से। आदत बनाओ मेहनत करने की। जिंदगी में हमेशा आदत बना लेना मेहनत करने की। ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं माय डियर। आज का टॉपिक थोड़ा अच्छा है, आसान टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, मैथमेटिकल टॉपिक है। ठीक है। तो इस टॉपिक को हम पूरा मैथमेटिकली समझाने के बाद एक शॉर्टकट वे में हम आपको लास्ट में बताएंगे। यानी एक टॉपिक खत्म होगा, फिर उसको कैसे याद रख सकते हो वो भी हम तरीका बताएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, अगर यस, हाँ ये अब आप आयुष पूछ लिया, जैसे अब आयुष हैंड रेज करेगा तो हम समझेंगे कि यस, यस कह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो हेडिंग बनाओ मेरे भाई। फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। सबसे पहले तो नाम देख करके लगा होगा सर ये पैरेलल लाइंस पढ़ा करते थे हम लोग। हाँ, तुम कहोगे सर स्टोक्योमेट्री में भी पैरेलल आया था। हाँ, वहां पे भी पैरेलल रिएक्शन आया था। और भी जगह पे पैरेलल रिएक्शन आएगा, लाइक हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, वहां पे भी फिर से आएगा पैरेलल रिएक्शन। तो ये पैरेलल रिएक्शन का अगर कोई मतलब पूछे कि क्या होता है सर, कि पैरेलल का मतलब बताइए, तो मेरे पास पैरेलल का मतलब मैथमेटिक्स में क्या बोलते हो, दो लाइंस एक दूसरे के साथ साथ चल रहा होगा, हमेशा साथ साथ है, कभी साथ नहीं छोड़ेगा, ऐसा ही होता है ना मेरे भाई। तो यहां पर भी वैसा ही कुछ है कि दो रिएक्शन साथ साथ होगा, हम साथ साथ हैं। तो मेरे भाई देखो यहां पर, हाँ यहां पर एक फिक्स कर दिया गया कि हमारा जो भी डिस्कशन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगा, ये फिक्स्ड है मेरे। ऐसा नहीं कि कल आकर के तुम बोल दोगे सर सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, तो फिर सेकंड ऑर्डर के लिए डिराइव करना पड़ जाएगा। ठीक है। तो अपने को जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे मेरे भाई। हाँ, फिर से अब सवाल आएगा कि तुम्हें कि ऐसा 20% है कि 80% है। तो मेरे भाई जेई मेंस के लिए ये 80% वाला पार्ट है, एडवांस के लिए ये 20% वाला पार्ट है। ठीक है, मतलब ये एडवांस के लिए ही टॉपिक है आपका। जेई एडवांस लिख सकते हो ऊपर में, ये जेई एडवांस के लिए है मेरे में। ठीक है। ये टॉपिक्स जो आप पढ़ रहे हैं अभी, मतलब आज का जो भी टॉपिक्स आएगा वो सारा के सारा जे एडवांस टॉपिक चलेगा आज। पीछे वाले बोलते सर ऐसा लिख देते, आप एडवांस लिख देते तो हम डर जाते। अरे मेरे भाई आसान चीज है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, रिलैक्स रहने का, चिल करने का। हाँ, पीछे वाले चिलम नहीं लेने का। मेरे भाई ए से बी एक रिएक्शन हो रहा है और साथ साथ ए से एक दूसरा रिएक्शन भी हो रहा है, लेट से ए से सी भी बन रहा है, और दोनों साथ साथ बन रहा है। एक का रेट कांस्टेंट K1 है, एक कांस्टेंट K2 है। हाँ, एक बंदा आया बोला सर ऐसे क्यों लिखते हो, ऐसे क्यों लिखते हो, दोनों रिएक्शन को जोड़ दो, दोनों रिएक्शन को जोड़ दो तो ये A प्लस ए 2A बन जाएगा, और ये बन जाएगा सर B प्लस सी। मेरे भाई ये गलत है, ये गलत है। अब तुमको सर क्यों गलत है, एकदम बिल्कुल हमें सच और सही लग रहा है। नहीं, गलत क्या चीज है ना मेरे भाई, ये K1 और K2 रेट जो होता है, रेट का डेफिनेशन क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन। तो अगर रेट कांस्टेंट वेरी कर जाएगा तो स्पीड रिएक्शन का वेरी करेगा। यानी अगर एक
ए से बी जो बना वो एक्स मोल बना है, ए से जो बी बना एक्स मोल, तो ए से सी वाई मोल बनेगा, इस एक्स मोल बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसका स्पीड बनने का स्पीड अलग हो सकता है, क्योंकि K1 और K2 डिफरेंट है, तो ये साथ में नहीं लिखा जा सकता। तो एक बात तो समझ में आ जाओ क्यों नहीं लिख सकते हैं। हाँ, अब तुम्हारा बात आएगा कि सर K1 इक्वल टू K2 हो जाए तो लिख सकते हैं, हाँ तब लिख सकते हो, तब लिख सकते हो, क्योंकि ये केवल K2 पर डिपेंड करेगा। हाँ, यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये भी पता चल रहा होगा। हाँ, इसको जरूर ऐसे तुम जरूर लिख सकते हो, ए से बी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है, इसका मतलब सही है। ये दो वही चीज है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ए से ही बन रहा है, दोनों ए से ही बन रहा है। बस ध्यान से रखना, जो जो हम बात लाइन में कहेंगे वो लाइंस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो लाइंस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाँ मेरे भाई, यहाँ पर इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। सुनते जाना मेरी बातों को ध्यान से मेरे भाई। T इक्वल टू 0 में ए का कॉन्सेंट्रेशन बात कर रहे हैं, और T इक्वल टू टी में बात करेंगे। तो T इक्वल टू 0 में ए का कॉन्सेंट्रेशन लेट से ए था, और बी और सी बनने के बाद इसका ए का कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस एक्स बच गया, ए माइनस एक्स बच गया। हाँ, बी कितना बना, क्या अगर हम तुमसे पूछेंगे एक्स बन गया होगा, नहीं, ये तो एक्स, बी और सी टोटल मिला करके ये एक्स के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर ये वाई बनेगा, यहाँ पर ये क्यों जेड बनेगा। हाँ, ये वाई प्लस जेड को बोल सकते हो एक्स बनेगा, क्या कि एक्स का जितना मोल्स खत्म होगा वो उसका कुछ मोल्स बी बना रहा है, उसका कुछ मोल्स सी में जा रहा है। तो ये लाइन आपको समझना पड़ेगा। बहुतों को लगता है कि ए का एक्स मोल खत्म हुआ तो बी भी एक्स बन जाएगा, सी भी एक्स बन जाएगा, नहीं, ये तो वाई प्लस जेड मिला करके ए से ही बना है, इसी ए मोल से बी भी बना है और सी भी बना है, तो ये एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड होगा। यानी यहीं पर से तुमको एक लाइन भी पता चल गया कि यहाँ पे सर एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड होगा, यानी ए का जितना खत्म हुआ उतना ही जोड़ करके बी और सी का फॉर्म होगा। यहाँ पे इसीलिए बी और सी का उतना ही फॉर्म होगा क्योंकि दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, कुछ दूसरा होगा तब क्या करेंगे, उसके लिए हम अलग केस डिस्कशन करेंगे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग हो तब क्या कर सकते, वो तो अलग हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेरे भाई, अब यहां पर हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तुमको किसको, एक्स वाई और जेड को टी टाइम के साथ में, तो dx अपॉन डी टी इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी प्लस डी जेड अपॉन डी टी। मेरे भाई इतना तो क्लियर होगा, y प्लस जेड का डिफरेंशिएशन, ये तो बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब मेरे भाई इस साइड में हम कुछ लाइंस लिखेंगे, इस साइड में हम कुछ लाइंस लिखेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। मेरे भाई, ए का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी है। ए तो एक कांस्टेंट नंबर है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। हम माइनस डी ए अपॉन डी टी लिख सकते हो, तो माइनस डी, तो ये आएगा डी एक्स अपॉन डी टी। ये ऑलरेडी हम लोग काम कर चुके हैं, तुम्हें याद होगा। तो हम डी एक्स अपॉन डी टी की जगह पे जब चाहेंगे तो हम माइनस डी ए अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, डी ए अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा। मेरे भाई वाई का अगर हम बात करें बी का बनने का रेट, तो मेरे भाई बी का कितना मोल्स बना या कितना कॉन्सेंट्रेशन बना है, तो वाई कॉन्सेंट्रेशन बना है, तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। बी का कितना मोल्स बना है मेरे भाई, या कितना कॉन्सेंट्रेशन बना है, वाई बना है, और उसका टाइम के साथ किसी भी टाइम में कितना है, तो डी वाई अपॉन डी टी, तो डी बी अपॉन डी टी। यानी बी का कितना कॉन्सेंट्रेशन है मेरे भाई, तो बी की कॉन्सेंट्रेशन को वाई बोल रहे हैं, तो डी वाई अपॉन डी टी, यानी बी का कॉन्सेंट्रेशन ही वाई है। तो मेरे भाई तुम क्या नहीं बोल सकते हो डीसी अपॉन डी टी, ये सर आ जाएगा डीजेड, क्योंकि किसी भी टाइम में सी का कॉन्सेंट्रेशन जेड है, तो डीजेड अपॉन डी टी। और मेरे भाई अगर ये लाइन तुमको अगर अच्छे तरीके से फील हो गया, तुम्हारा आधा पार्ट तो ऐसे ही क्लियर हो गया। तो हमारे भाई डी एक्स अपॉन डी टी को हम माइनस डी ए अपॉन डी टी लिखेंगे, मेरे भाई डी वाई अपॉन डी टी को हम डी बी अपॉन डी टी लिखेंगे, और मेरे भाई dz अपॉन dt को हम इस तरीके से लिखेंगे, सॉरी dz अपॉन dt को dc अपॉन dt, dc अपॉन dt, सी लग रहा है ना मेरे भाई, dc अपॉन dt बिल्कुल लग रहा है।
डीसी अपॉन डीटी लिखेंगे। यहां तक तुम्हें रत्ती भर भी डाउट नहीं आना चाहिए मेरे भाई। यहां तक तो एकदम क्लियर हो गया। थोड़ा मैथमेटिकल है मेरे भाई, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा अगर बात करें, यहाँ पे भी बात कर सकते हैं मेरे भाई बी का के रिस्पेक्ट में अगर रिएक्शन का रेट बात करें मेरे भाई, अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी, है ना, इक्वल टू के वन इंटू ए। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसके रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर, इसके रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। डीबी अपॉन डी रेट ऑफ रिएक्शन भी है, रेट ऑफ अपीयरेंस भी है, सब यही है, सब यही है। रेट ऑफ रिएक्शन बोलो, रेट ऑफ अपीयरेंस बोलो, सब यही है मेरे भाई। इसी तरीके से डीसी अपॉन डी टी के टू इंटू ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तुम कहोगे सर एकदम बिल्कुल खुले में लिख सकते हैं, खुले में लिख सकते हैं। और मेरे भाई ये लिखने आता है तो आधा काम तो तुम्हारा ऐसे ही हो गया। तो यहाँ पे फटाफट लिख दो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू मेरे भाई के वन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और यहाँ पे के टू इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और क्या तुम देख पा रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दोनों से कॉमन निकाल लेंगे और ए को नीचे लेते आएंगे और के वन प्लस के टू इन डी टी हो जाएगा। तो बस देखते ही देखते इक्वेशन अपना डिराइव हो चुका है मेरे भाई। माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू कॉमन है के वन प्लस के टू, निकल जाएगा, ए कॉमन आ गया था, ये ए को हम नीचे लाएंगे। और मेरे भाई ये इंटीग्रेशन तुम्हारा कुछ जाना पहचाना लग सकता है, ये तुम्हें कुछ याद दिलाएगा बहुत पहले की बात। कुछ याद है क्या मेरे भाई? जब टाइम जीरो होता था तो ए का कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट हुआ करता था, जब टाइम टी होता था तो ए का कॉन्सेंट्रेशन ए टी हुआ करता था, इस टाइप से मेरी भाई बातें। और जब इंटीग्रेशन वहां पे के डी टी होता था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन याद करो तो के डी टी होता था। तो यहाँ पर भी वैसा ही इक्वेशन बनेगा मेरे भाई, बस के की जगह पे के वन प्लस के टू होगा। तो यहाँ पर जब फाइनली तुम डिराइव करोगे तो ऐसा इक्वेशन आएगा के वन प्लस के टू इंटू टी, और यहाँ पे एल एन ए नॉट अपॉन ए टी आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई एकदम सिंपल वही है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता था, बस वही है। बस सोचो पैरेलल रिएक्शन होने की वजह से जो के टी होता था, के टी होता था, वो आज के वन प्लस के टू टी है। जो के टी होता था वो आज के वन प्लस के टू टी है। इसको भी तुम ऐसा बोल सकते हो सर, इसको कुछ दूसरा एक नया के बोल दे तो बोल सकते हो, नया के बोल सकते हो मेरे भाई। तो यहां पर से क्या आ जाएगा, किसी भी टाइम में ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, यहां से निकालेंगे तो ए नॉट मेरे भाई, ये एल एन ई होता है तो इधर ले जाएंगे तो ई का पावर ये इधर आ जाएगा, तो माइनस के वन प्लस के टू इंटू टी हो जाएगा। इवन तुमको याद होगा मेरे भाई ये ऐसा ही एक्सप्रेशन बनाए थे हम लोग, बस वहां पे के टी था, के टी था, आज के वन प्लस के टी। मेरे भाई क्लियर है सबको यहाँ तक? जल्दी से बताओ अगर समझ में आ गया तो। हाँ ठीक है मेरे भाई। अच्छा, जैसे हैंड रेस करो तो हैंड को लोअर भी करने सीख जाना है। हाँ ठीक है। तो मेरे भाई कोई ऐसा नहीं कि बड़ा मुश्किल था डेरिवेशन, कुछ नहीं था, एक साथ रिएक्शन हो रहा था और बस मैथमेटिकली हम सोच पाए, और सोच पाए तो उसको इस तरीके का फॉर्मेटिंग कर दिए कि मेरा एक अच्छा सा एक्सप्रेशन यानी ए के टर्म में इक्वेशंस बन जाए, और ए के टर्म में बन गया तो ए का किसी भी टाइम में कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिए मेरे भाई, किसी भी टाइम में ए का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिए। लेकिन पता है मेरे में केवल यहाँ पे ए का नहीं निकालना है, पहले हमको केवल रिएक्टेंट का निकालना होता था, आज हमें बी का भी चाहिए कॉन्सेंट्रेशन और सी का भी चाहिए। तो मेरे भाई बी का भी चाहिए और सी का भी चाहिए, तो मेरे भाई इक्वेशन अपने सामने पड़ा हुआ है। अगर ए का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में पता है तो डीबी अपॉन डी टी यहाँ पे पुट करेंगे और बी का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। सिमिलरली सी का निकालना होगा तो ए का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, निकल जाएगा। तो फटाफट इंटीग्रेट कर लेते हैं क्योंकि अब हमको ए बी सी सब का चाहिए। तो ए का निकल गया, ए का निकल गया। अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, बी और सी का निकालने में इंटरेस्टेड है तो फॉर बी बात करें मेरे, और बी बात करें भी सर, शॉर्टकट भी बताएंगे तुम्हें कितना लंबा करना है कि नहीं करना है। तो मेरे भाई तुम्हारे पास में ये इक्वेशन तुम्हारे पास में पड़ा हुआ है, डीबी अपॉन डी टी इक्वल टू के वन इंटू ए। ये ए किसी भी टाइम में ए का कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसको ला करके पुट करो मेरे भाई,
पुट करो यहाँ पर, तो dB अपॉन dt इक्वल टू K1 इंटू ए नॉट, किसी भी टाइम में ए का कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट ई का पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। और मेरे भाई dt को इधर ले जाओ, dt को इधर ले जाओ, dB रहा K1 ए नॉट, K1 ए नॉट, और मेरे भाई ई का पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, और ये dt इधर आएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। हाँ मेरे भाई यहाँ पे जब टाइम जीरो है तो बी का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल जीरो है, बी बना ही नहीं था क्योंकि ये प्रोडक्ट था। और मेरे भाई जब टाइम टी हुआ तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बीटी हो जाएगा, बीटी हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो बीटी माइनस जीरो बीटी हो जाएगा इधर। बी का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में यहाँ पर K1 ए नॉट हो जाएगा, और मेरे भाई ई का पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस एक्स होता है, तो जब पुट करोगे तो ई का पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। हाँ, और यहाँ पे लिमिट पुट करना पड़ेगा जीरो से टी, जीरो से टी। और मेरे भाई जो पावर में होता है उसका डिफरेंशिएशन नीचे करना होता है, तो डिफरेंशिएट करो तो माइनस K1 प्लस K2 आ जाएगा, माइनस K1 प्लस K2 आ जाएगा। यहाँ पे ले जा करके रखेंगे मेरे भाई, बस कुछ नहीं करना है, बस जो दिख रहा है उसको लिखते चले जाना है। लिमिट को पुट करो, हाँ लिमिट को पहले अपर लिमिट पुट होगा फिर लोअर लिमिट पुट होगा, तो 1 लोअर लिमिट में वैल्यू ई का पावर 0 1 हो जाएगा। हाँ लेकिन -1 होगा तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस के फॉर्म में लिखना चाहते हैं मेरे भाई। थोड़ा सा हम इसको अच्छे फॉर्म में लिख रहे हैं, एक स्टेप स्किप करने वाले हैं अभी एक स्टेप स्किप करने वाले हैं हम, ठीक है। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप स्किप हो करके जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा, हम माइनस को अंदर कर देंगे तो बोल सकते हो ऐसा कि पहले लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में K1 इंटू ए नॉट, और नीचे में मेरे भाई K1 प्लस K2 आ गया है, K1 प्लस K2। और यहाँ पे जब लिमिट लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये आएगा, और अपर लिमिट पुट करोगे तो K1 प्लस K2 इंटू टी हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारा डिराइव होकर के बी का कॉन्सेंट्रेशन आया किसी भी टाइम में। अच्छा से निहारो इसे, अच्छा से निहारो मेरे भाई, तुम लोग से तो अच्छा से क्या निहारना, इसे हम सब अच्छे से निहार लिए हैं। हाँ निहारना तो पड़ेगा मेरे भाई, निहारना तो पड़ेगा मेरे भाई। इसको इसको छुपा दो, ए नॉट माइनस ए नॉट ई का पावर माइनस के टी, याद है मेरे भाई। ए नॉट, इस ए नॉट को अंदर करो, ए नॉट को अंदर करो तो ए नॉट माइनस ए नॉट ए टी हो जाएगा। ए नॉट ई का पावर माइनस K1 प्लस K2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एटी लिख सकते हैं, एटी। तो ए नॉट माइनस एटी क्या होता है मेरे में, ए नॉट माइनस एटी को एक्स लिख सकते हो क्या, बस हमको चैट में बताना है यस या नो। ए नॉट माइनस एटी को एक्स लिख सकते हो कि नहीं, यस एकदम बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ए नॉट ए के बराबर है और एटी ए माइनस एक्स के बराबर है, तो ए नॉट माइनस एटी एक्स के बराबर आ जाएगा। तो मेरे भाई देखते ही देखते क्या तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल गया क्या, ये K1 प्लस K2, और ये ए नॉट माइनस ए नॉट को हम लिख सकते हैं एक्स। हाँ ये एक्स क्या था मेरे भाई, जितना ए का खत्म हुआ था, जितना ए का खत्म हुआ था, ये फाइनली ये आसान भाषा में हुआ। ये इतना लंबा याद करना मुश्किल था, इसको याद करना बहुत आसान है। तुमको लग रहा होगा हाँ सही मजेदार चीज आया, अपने को मजेदार चीज ही चाहिए। हाँ मेरे भाई यहाँ पर अब देखो सिमिलरली इसी तरीके से सी का निकालते हैं, सिमिलरली हम सी का निकालते हैं, तो सी का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में एकदम बिल्कुल ऐसा ही आता, बस K1 की जगह K2 होता और K1 प्लस K2 यहाँ पे x आता। तुम करके देख लो, सोच के देख लो, करके देख लो, यही रिजल्ट मिलने वाला है आपको। तो मेरे भाई क्यों हम दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे, हम एक बार में शॉर्टकट अपना देते हैं, क्यों नहीं। और मेरे को सी भी मिल गया, बी भी मिल गया, और सोचते सोचते सब मिल गया। हाँ जे एडवांस पे भी ऐसा ही होगा, तुम अगर बनाते चले जाओगे सबका रिजल्ट मिलता चला जाएगा। मेरे भाई ये लॉन्ग प्रोसेस था, ये पूरा फुल प्रोसेस इसको कहते हैं, जिससे आप सवाल को मतलब एक्यूरेटली सॉल्व किए हो।
हाँ, इसको शॉर्टकट वे में कैसे सोच सकते हैं वो अब हम बताने जा रहे हैं मेरे भाई। ये तो ठीक है, आपको एग्जैक्ट सारा कुछ मालूम हो गया, हमें चाहिए थे ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी का और सी का किसी भी टाइम में। अब इसका हम स्मार्ट अप्रोच एक स्टेप में सोचने के लिए तुम्हें हम बताना चाहते हैं, क्या तुम भी जानना चाहते हो क्या? तो मेरे भाई इसका एक शॉर्टकट में कैसे सोच सकते हो, देखो ऐसे सोचना कि एक रिएक्शन है ए से बी बन रहा है और ए से ही सी भी बन रहा है, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो मेरे। हाँ, पीछे वाले कह रहे हैं हाँ सर ऐसे सोच लिए। हाँ मेरे भाई, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। मेरे भाई इसको छुपा दो, इसको ऐसा सोचो दो एरो है ही नहीं है, केवल ऐसा सोचो कि एक एरो है, केवल ऐसा सोचो कि एक एरो है और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो मेरे में अगर ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है तो ए का किसी भी टाइम में, ए का किसी भी टाइम में कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखते? ए नॉट ई का पावर माइनस के टी। बोलो लिखते कि नहीं लिखते? हाँ, और ये के की जगह पे तुम कैसे बोलो, सिंस यहाँ पे दो एरोज है, के पैरेलल रिएक्शन में के किसके बराबर हो जाएगा? K1 प्लस K2 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे भाई ये आसान लग रहा होगा। अरे सर गजब मजा आ गया, ये तो एकदम एक लाइन में समझ में आ गया कि यहाँ पर पैरेलल रिएक्शन को हमको सोचना ही नहीं है, बस इतना मालूम होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखा जाता है? ए नॉट ई का पावर माइनस के टी लिखा जाता है, लिख दिए। और बस ये पैरेलल अगर रिएक्शन है तो जोड़ देना होता है के को, के इक्वल टू K1 प्लस K2। ये आसान लगा होगा मेरे भाई, उतना इंटीग्रेशन से बच गए। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं? यस मेरे भाई बिल्कुल लिख सकते हो। अब अगला शॉर्टकट मेरे भाई, अब सोचो तुम अभी एक लाइन लिखे थे dB अपॉन dt, dB अपॉन dt इक्वल टू K1 A लिखे थे, और मेरे भाई ये भी लाइन लिखे थे dC अपॉन dt इक्वल टू K2 A, लिखे थे कि नहीं लिखे थे मेरे भाई? एकदम बिल्कुल लिखे थे। अगर मेरे भाई ऐसा करें, इस दोनों इक्वेशन डिवाइड दे दो, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज और सी का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज मेरे भाई K1 अपॉन K2 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ए कट जाएगा, और मेरे भाई बी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 ही था, तो सीधा सीधा ऐसे नहीं बोल दे बी का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सी का कॉन्सेंट्रेशन K1 अपॉन K2 होगा, ए भी कट जाएगा बिल्कुल। और अगर ये लाइन सीख गए मेरे भाई, तो मैं तुमको एक बात याद दिलाना चाहता हूं जो कि रफ में लिखेंगे, हम पीछे से एक रफ पेज निकाल रहे हैं मेरे भाई, ताकि तुम लोग का जो नोट्स का पेपर जो उसको गंदा ना हो। ये रफ पेपर है मेरा। देखो मेरे भाई, अगर कभी ऐसा याद है मोल फ्रैक्शंस मेरे भाई, अगर एक मिक्सचर है जिसमें ए कंपोनेंट है बी कंपोनेंट है, इसका मोल्स N1 है इसका मोल्स N2 है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे निकालते थे? N1 बाई N1 प्लस N2। मेरे भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालते थे? N2 बाई N1 प्लस N2। मेरे भाई अगर हम एक्स से अपॉन एक्स बी कर दे तो क्या मिलेगा? N1 अपॉन N2 मिलेगा। तो मेरे भाई अगर एक्स से निकाले, मान लो ये वाला नोन नहीं होता, ये सब नोन नहीं होता, हमको ऊपर वाला नोन नहीं होता, केवल ये नोन होता, तो हम एक्स से कैसे निकालते? तो एक्स से हम लोग निकालते N1, और मेरे भाई जो रेशियो है N1:N2 दोनों को नीचे जोड़ करके लिखा जाता है, दोनों को जीरो जोड़ करके लिखा है। तो आप बोल सकते हो इसका हम लोग इस तरीके से ट्रीट करते, केवल एक की तरह ट्रीट करते, एक मतलब पर मोल है, इस तरीके से डिवाइड देंगे तो ये पर पता चलता है, पर मोल्स कितना है, इस तरीके से। तो मेरे में अगर B अपॉन सी तुमको पता चल गया, तो क्या हम B का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में ऐसे लिख सकते हैं K1 अपॉन K2। और मेरे में अगर इसका X मोल रिएक्ट करेगा, इसका अगर X मोल रिएक्ट करेगा तो कुछ नहीं करना, पर मोल ये आया, पर मोल, तो X मोल A के लिए X से मल्टीप्लाई कर दो। और मेरे भाई अगर सोचो C का चाहिए तो C का कैसे निकालते? तो K2 मालूम था, और मेरे भाई जब भी रेशियो मालूम हो K1 प्लस K2 इंटू एक्स, ये पर मोल आएगा K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू। बोलो ये आसान लगा कि नहीं मेरे भाई? इतना लाइन में बहुत सारे लोग ऐसा ही पढ़ा के निकाल देते हैं मेरे भाई, लेकिन अब तुमको ये जब इसको समझे होगे तो ये आसान लगा होगा, तब आसान लगेगा, अदरवाइज ये फिर रट्टा मार टाइप का हो जाता है। ठीक है, तो हम इसलिए पूरा डेरिवेशन किए और फिर तुमको शॉर्टकट में कैसे इसको रीड करना है। तो पैरेलल रिएक्शन कभी भी आए तो इस तरीके से, एक तो डेरिवेशन आपके पास में कभी देखने की जरूरत पड़े तो देख लेना, और नहीं तो सोचो कि ये पैरेलल रिएक्शन ऐसा बिहेव करता है जिस तरीके से ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, और ए के लिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का लिख दो और के इक्वल टू K1 प्लस K2 हो जाएगा। बी का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सी का कॉन्सेंट्रेशन, ये इक्वेशन तो बनेगा ही, तो उसका मतलब K1 अपॉन K2 होगा सीधा सीधा। तो बी को कैसे डिफाइन करेंगे?
पर मोल ऑफ ए, तो K1 बाई K1 प्लस K2, तो x मोल अगर रिएक्ट करेगा तो इंटू एक्स कर दो। तो मेरे भाई क्या एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया तुम्हें। चलो, तो आई होप आपको लाइंस बिल्कुल क्लियर हो गए। तो हम तुम्हारे से एक प्रश्न तुमसे पूछना चाहेंगे मेरे भाई, अभी तुम्हारे से एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। अब तुमसे हम कैसे, मेरे भाई एक ऐसा क्वेश्चन है, ए से बी बनाया, ए से सी बनाया, ए से डी बनाया, ए से ए बी सी सब बन रहा है। इसका K1 है, K2 है, इसका K3 लिखा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, लिखा हुआ है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो हमको बताना है मेरे भाई, किसी भी टाइम में ए का कॉन्सेंट्रेशन बताना है, क्या आएगा मेरे भाई, किसी भी टाइम में डी का कॉन्सेंट्रेशन बताना है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट, ए का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में क्या आएगा, जल्दी से बताना है फास्ट। हाँ, इसका एक्स मोल रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे इसका एक्स मोल रिएक्टेड, जल्दी से बताओ फटाफट। यस, यस, ए की जगह पे यहाँ पर ए नॉट, बस के की जगह पे यहाँ पर K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू टी आ जाएगा। और डी का कॉन्सेंट्रेशन में क्या आ जाएगा मेरे भाई, डी सर का K3 बाई K1 प्लस K2 प्लस K3। बस इतना ही होगा या इसके अलावा भी आयुष कुछ और? इंटू एक्स सर, इंटू एक्स होगा। यस, हाँ, एक्स को कैसे भूल सकते हैं मेरे भाई, पीछे वाले बोले सर मत याद दिलाइए बहुत दर्द देता है, अरे वो एक्स नहीं है ये। हाँ मेरे भाई, तो ये सबको समझ में आ गया। इस तरीके से लिखने के लिए आप सीख गए पैरेलल रिएक्शन को। तो मेरे भाई यहाँ पर बी और सी जो प्रोडक्ट्स थे, उन लोगों का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 1 था, उन लोगों का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 1 था। तो इस तरीके से मेरे भाई आया है। हाँ, यहाँ पे एक बात और भी तुम कर सकते हो, सिंस ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो टी हाफ भी तो निकाल सकते हैं मेरे भाई, टी हाफ भी निकाल सकते हैं। तो टी हाफ वही आएगा, ln2 अपॉन के इक्वल टू K1 प्लस K2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी टी हाफ भी निकाल ही लेते हैं मेरे भाई, टी हाफ आ जाएगा वही 0.693 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 आ जाएगा। तो आई होप अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आ गई होगी। ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जो बच्चों को नहीं समझ में आता है, सब कुछ समझ में आसानी से आ जाता है। ठीक है, हाँ, अब सिर्फ बदलने ये जा रहे हैं कि बी और सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था, अब हम तुम्हें कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसका चेंज करने जा रहे हैं, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को चेंज करने जा रहे हैं। तो अब सोचेंगे रिजल्ट्स क्या होगा, अब सोचेंगे रिजल्ट्स क्या होगा। तो इफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स आर m एंड n रिस्पेक्टिवली, मेरे पास अब m और n है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर प्रोडक्ट्स का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अब वो नहीं रहा, 1 1 नहीं रहेगा, आपको m और n रहा। हाँ, रिएक्शन पैरेलल है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, a से m b है मेरे भाई, ये m को गड़बड़ m लिखा गया, ये वाला m होगा मेरे भाई, m b होगा और यहाँ पर NC होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसका लिखना चाहते हैं कि A का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में कितना होगा, B का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में कितना होगा, C का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में कितना होगा। तो आपको ही पता है T इक्वल टू 0 में इसका A होगा, T इक्वल टू T में इसका A माइनस X होगा। हाँ, अब यहाँ पे सवाल है कि बी और सी का कॉन्सेंट्रेशन को कैसे लिखेंगे। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन Y बना, इसका Z बना, तो मेरे भाई अब इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे वो अब हमको समझना पड़ेगा और लिख करके दिखाना पड़ेगा तुम्हें। तो यहां तक आई होप आप लिख लिए होंगे, कुछ ऐसा नहीं किए, बस m मल्टीप्लाई कर दिए, n यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, बाकी सारा कुछ एकदम डिट्टो सेम है, 2 कॉपी सेम है। ठीक है, तो अब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर देखते हैं मेरे भाई कि क्या x इक्वल टू वाई प्लस जेड होगा।
बताना हमें कौन सा सही है। x इक्वल टू एम वाई प्लस एन जेड सही है, या x इक्वल टू वाई बाई एम और z बाई एन, इस तीनों में से कौन सा सही है? पहले हमको ये बताओ, ये सोचने तुमको सीखना पड़ेगा कौन सा इक्वेशन सही है इसमें से। जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी जल्दी, एकदम एकदम लेट नहीं करने का, अपने को जल्दी जल्दी बहुत कुछ करना है जिंदगी में। आयुष बोल रहा सेकंड सही है, अनिशा बोल रही सेकंड सही है, ऋषभ भी बोल रहा है सेकंड सही है। हाँ, मृणालिनी कह रही है थ्री सही है, इसका मतलब कुछ तो बात होगा। फलक का जवाब भी आ रहा है कि थ्री सही है, कुछ तो बात है। अब थ्री आने लगा, अब थ्री आने लगा मेरे भाई। वैसे तो ये गड़बड़ ही है ये लोग दोनों। सही तो सी है, सही तो थर्ड वाला ही है। अब तुम कहो सर कैसे? तो मेरे भाई अगर एक मोल ए रिएक्ट करेगा तो मेरे भाई बी कितना बनेगा? एम मोल बी बनेगा, एम मोल बी बनेगा। तो अगर हम तुमसे बोलेंगे कि वाई मोल बी बनाना है बेटा, वाई मोल बी बनाना है तुम्हें, तो तुम कितना लेगा, इसका कितना मोल्स लेगा? तो तुम कहेगा सर 1 बाई वाई बाई एम मोल लेंगे, वाई बाई एम मोल ए लेंगे, तो ये एम से मल्टीप्लाई होगा तो वाई मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मेरे भाई ऐसे तुमको सोचना पड़ेगा, ऐसे सोचना पड़ेगा। हम डायरेक्टली पहले ही मल्टीप्लाइड के फॉर्म में वाई दे दिए थे, तो तुमको डिवाइड करके बताना पड़ेगा। वाई बाई एम मोल्स ए लेंगे, यानी एक, अगर ऐसा सोचो, अगर एक मोल ए लेते तो एम मोल मिलता, तो वाई बाई एम मोल ए लेंगे तो वाई मोल बी मिल जाएगा। यानी एक्स का वाई बाई एम रिएक्ट करेगा तो अपने आप वाई मोल्स बी मिलेगा। अगर ए का वाई बाई एम बी के लिए रिएक्ट करेगा तो वाई मोल्स अपने आप मिल जाएगा। सोचो एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे भाई, एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे सोचो कि एक्स पर मोल बात होता है। समझ आया आयुष, अदनान, अनुराग, जो लोग गलत में थे? हाँ, तो मेरे भाई ये चीज हुआ। अब क्या है, तो ये लिखने तो सीख गए मेरे भाई, तो बड़ा चीज, एक बड़ा रॉकेट साइंस वाला चीज नहीं सीखे हो, ये आसान चीज, लेकिन तुम लोग इस पे भी गलती कर देते हो, इसलिए हम जानबूझ करके लिखे थे ऐसे करके। चलो, अब फिर से वही डिफरेंशिएशन मेरे, तो dx अपॉन dt इक्वल टू 1/m, m कांस्टेंट नंबर है, dy अपॉन dt 1/n dz अपॉन dt मेरे भाई। अच्छा, अब dx अपॉन dt को सीधा सीधा हम माइनस da अपॉन dt लिख सकते हैं, क्योंकि उतना बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट वाले केस में हम बता चुके तुम्हें कि ऐसा ही आएगा ये। और 1/m, इसको y जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी टाइम में b का है, तो db अपॉन dt बोलेंगे। और मेरे भाई 1/n डी, इसको dc अपॉन dt बोलेंगे। ये सब किया हुआ है काम। और मेरे भाई db अपॉन dt को k1a बोलोगे, और मेरे भाई dc अपॉन dt को क्या बोलोगे? dc अपॉन dt को क्या बोलोगे? K2। तो नहीं, यहाँ पे एक गलती हो जाता है स्टूडेंट्स का, यहाँ पे एक गलत हो जाता है। तुमको सर कहाँ कहाँ गलत हो रहा है, थोड़ा हमको बताइएगा तो मेरे भाई दिखलाते हैं। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बात करते हैं मेरे भाई। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब लिख रहे होगे ना, तो इसके लिए ऐसे लिखना पड़ेगा 1/m dB अपॉन dt इक्वल टू K1। अच्छा, K1 K2 नहीं लिखे थे मेरे भाई, लिख लो K1, इसको K2 लिख दो, तो K1 इंटू ए। अब लिखना पड़ेगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, हम रेट पर लिख रहे हैं। तुम कहोगे सर इसका मतलब ये K1 रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन है। यस, ये रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन है, ए के रिस्पेक्ट का रेट कांस्टेंट तो नहीं है मेरे भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगा ए के टर्म में लिखना, इसीलिए हम लोग रिएक्शन के टर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे। तो 1/m, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन होगा? 1/m dB अपॉन dt इक्वल टू K1 इंटू ए। सिमिलरली इसी तरीके से 1/n dc अपॉन dt इक्वल टू K2 इंटू ए लिखेंगे। तो मेरे भाई जब ये लाइंस तुम्हें समझ में आ रही है, तो क्यों ना हम इसको लगे हाथ यहाँ पे लिख ही दे, माइनस da अपॉन dt इक्वल टू, ये पूरा K1 a के बराबर होगा, ये K2 a के बराबर होगा, पीछे वाले का ये तो सेम इक्वेशन बन गया। यस मेरे भाई, ए का कोफिशिएंट
कोफिशिएंट 1 था तो ए का में फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जब तुम फाइनली डिराइव करोगे तो ए का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में आपको यही मिलेगा, ए नॉट ई का पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी ही आएगा। क्यों? क्योंकि ए का कोफिशिएंट 1 था, ए का कोफिशिएंट 1 था मेरे भाई, इसीलिए ए में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बी और सी में फर्क पड़ जाएगा, बी और सी में फर्क पड़ जाएगा। हाँ, पीछे वाले कह रहे हम समझ गए सर कहाँ गेम था, तो dB अपॉन dt इक्वल टू K1 इंटू ए। तुमको होगा सर सब कुछ सेम, अगर 1/m की जगह पे ऐसा छुपा दे इसे तो पूरा बिल्कुल डिट्टो सेम है पीछे वाला से, हम बोलेंगे यस। तो मेरे भाई तुम ऐसा करो कि जो K1 तो वैसे भी कांस्टेंट था, ये तो पहले से इंटीग्रेशन में बाहर रहता था, m भी एक कांस्टेंट है, इसको भी बाहर कर दो, m भी कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर कर दो, तो K1 इंटू एम इंटू ए। और मेरे भाई ए तो बिल्कुल सेम है, तो यहां पर जब बी का कॉन्सेंट्रेशन तुम डिराइव करोगे तो तुमको तो वही मिलेगा, K1 बाई K1 प्लस K2, यहां पर m इंटू एक्स मिलेगा। m क्यों आया? क्योंकि m टाइम्स फॉर्म हो रहा है बी, m टाइम्स फॉर्म हो रहा है बी। तो क्या इशारा को समझ पाए कहां से चेंज हो गया, कहां से चेंज हो गया? और मेरे भाई ये भी इशारा क्यों ना समझ ही लो कि सी का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में अगर निकालोगे तो यहाँ पे K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू एन एक्स आता होगा। क्या ये लाइन बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है कि नहीं? तुम लिखने सीख पा रहे हो कि नहीं, ये भी बताओ मेरे में। तो यस, कुछ नहीं करना पड़ा, वो सेम था, पिछला रिएक्शन जिस तरीके से डिफाइंड था वैसे ही डिफाइंड हुआ ये भी। और मेरे भाई कुछ नहीं, बस m और n से मल्टीप्लाइड था तो आंसर भी m और n से मल्टीप्लाइड हो रहा है, यानी अगर इसको जनरलाइज कर दे मेरे भाई, हाँ टी हाफ वही होगा मेरे भाई, K1 प्लस टी हाफ इज इक्वल टू जो आ रहा था पहले वही आ जाएगा। तो जनरलाइज कर ले थोड़ा, तो जनरलाइज करेंगे मेरे भाई, तो ए से मेरे भाई बी है और ए से सी है, ए से सी है माय डियर स्टूडेंट, ऐसा ही है, ऐसा ही है ये सब कुछ। यहाँ पर K1 लिखा हुआ है, यहाँ पे K2 लिखा हुआ है, यहाँ पर और क्या मेरे भाई, तो यहाँ पे MB है, यहाँ पे MC है। ठीक है, अभी रुक जाओ आयुष, उस पर भी बात करेंगे, अभी वक्त आने पर सब बात किया जाता है यहाँ पे, और वक्त से पहले कुछ नहीं। हाँ मेरे भाई, ए का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम टी पर ए नॉट ई का पावर माइनस K1 प्लस K2, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, किसी नंबर से थोड़ी ना मल्टीप्लाई हो गया है, ये कोई नंबर से थोड़ी ना मल्टीप्लाई हुआ है। लेकिन मेरे भाई अगर तुम B अपॉन सी लिखोगे तो यहां पर देखो तो B अपॉन सी डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता, m रह जाता मेरे भाई। इसी तरीके से C के लिए लिखते तो 1/n dc अपॉन dt इक्वल टू K2 इंटू ए लिखते, तो यहां पर डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता, बी अपॉन सी K1 अपॉन K2 आ जाता, नहीं m और n रह जाता। तो मेरे भाई इस m और n को क्यों ना सही ढंग से लिख ही दिया जाए, सही ढंग से लिख ही दिया जाए, m m K1 अपॉन n K2 आता, ये आता मेरे भाई। और यहां से b का लिख देते कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में मेरे भाई, क्या लिख देते, ऐसे लिखते K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू मेरे भाई m को पहले लिखो या बाद लिखो, और अगर इसका x मोल रिएक्ट करता तो mx लिख देते, x मोल रिएक्ट किया। मेरे भाई ये सब लाइन अगर डायरेक्टली लिखने के लिए सीख गए ना मेरे भाई, तो तुम्हारा तो आधा जिंदगी तो ऐसा ही आसान हो जाएगा। हाँ, तो आई होप ये जो डायरेक्ट सिखाई तुम्हें लिखने के लिए तुम्हें अच्छा भी लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा कि सर मजेदार चीज है। अब हम जो सोच रहे थे कल, जैसा आप डरा दिए थे कि सर बहुत डिफिकल्ट टॉपिक रहेगा कल का, हम तो डर गए थे, अच्छा से पढ़ कर के आए हैं सर तो अच्छा से समझ में भी आ रहा है। पीछे वाले कह रहे सब कुछ आपको मालूम है। हाँ मेरे भाई ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब एक लास्ट केस लेंगे जिसपे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ए को भी। ठीक है, इफ stoichiometric coefficient of A, B, and C are P, M, and N रिस्पेक्टिवली मेरे भाई स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ए बी सी का, तीनों का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। हाँ, बी और सी का वही एम और एन है मेरे भाई, एम और एन है, बी है, ये सी है। हाँ, अभी स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट सबका लगा दो मेरे भाई, इसका एम लिखे है, इसका एन लिखे है और इसका पी लिखे है।
मेरे भाई ये तो ठीक है, अभी रुक जाना आराम से, इसको लिख करके रुक जाओ, इसको लिख करके रुक जाओ और थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, करीब आधा पेज का स्पेस छोड़ देना, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन कराना चाहेंगे, तब फिर इसको फिर हम लोग बात करेंगे। आधा पेज का गैप छोड़ देना, कितना पेज का मेरे भाई, आधा पेज का गैप, ठीक है। छोड़ दिए आप लोग लिखने के बाद, और मेरे भाई एक क्वेश्चन दे रहे, हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा छोड़ दे क्या मेरे भाई, अच्छा लगेगा नहीं, चलो हम पहले क्वेश्चन करा देते हैं, हम अपने कॉपी में क्वेश्चन करा देते हैं, आप लोग पहले उसको कर लेना। सर ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्यों नहीं लिए, लिए तो है ए का पी, मृणाली लिए तो है पी, तुम्हारा फेवरेट। तो मेरे भाई एक क्वेश्चन तुम्हें कराने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन वो करते हैं मेरे भाई, और फिर हम लोग इस पार्ट को डिस्कशन करेंगे। चलो हम पहले क्वेश्चन कराते हैं, हमको बस बताना एक ए से बी रिएक्शन है मेरे भाई, एक रिएक्शन है ए से बी, और इसका रेट कांस्टेंट K1 गिवन है, इसका रेट कांस्टेंट आपको K1 गिवन है, और मेरे भाई इसी रिएक्शन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और मेरे भाई ये बी भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया होगा, यही सेम रिएक्शन है, इसको K2 लिखा हुआ है। तो आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं मेरे भाई, एक ऑप्शन है, ये क्वेश्चन जेई में आ सकता है मेरे भाई, जेई में आ सकता है, ध्यान रखना। K1 इक्वल टू K2 होगा, K1 इक्वल टू K2 अपॉन 2 होगा, और मेरे भाई K1 इक्वल टू 2K2 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ। ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन आ सकता है जेई में। कुछ लोगों का जवाब आ रहा है ए, जल्दीबाजी में जवाब देना कभी कभी मूर्खता होती है। ऐसा करते हैं, इसमें थोड़ा सा और हिंट बढ़ा देते हैं आपके लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर भी होगा तब भी वही होगा, सेकेंड ऑर्डर रहेगा तब भी यही होगा, तो थोड़ा सा आसान करने के लिए हम ऐसा किए हैं कि फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया, वरना जरूरत नहीं है बोलने की। चलो इतना बोलने के बाद हमें तो आंसर लग रहा है कि सी आएगा, चलो चेक करते हैं कौन सा आंसर है कौन सा नहीं है। तो मेरे भाई इस पेज को हम हटा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो केस नंबर 3 हम लोग का चल रहा है कि ए का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे दिया जाए। हाँ ये सब क्वेश्चंस ही है मेरे भाई, तुम लोग को हम थ्योरी के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस ही है आईआईटी के, जो आने वाले हैं आगे की कुछ ईयर्स में, ठीक है। हाँ मेरे भाई देखो यहाँ पर, देखो मगर बोर्ड पर, हाँ यहाँ पे देखो मेरे भाई, अगर फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए सोचे, फर्स्ट रिएक्शन जो था हम लोग का ए से बी, और यहाँ पे लिखा हुआ है K1, तो इसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन पार्ट पे है। तो कैसे लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू K1 इंटू ए लिख देते हैं, और सेकेंड रिएक्शन भी वही रिएक्शन है, सेम है, बस मल्टीप्लाई कर दिया गया है एक नंबर से। तो क्या मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर बढ़ जाता है क्या, नहीं बढ़ता है, ऐसा कभी हम बोले हैं क्या कि मल्टीप्लाई करने से ऑर्डर रिएक्शन का बढ़ जाएगा, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाता है, लिखने का तरीका जरूर बदल जाएगा। K2 इंटू ए ही लिखना पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है मेरे भाई। इस 2 को उधर लेते चले जाओ, 2 को उधर लेते चले जाओ, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी 2K2 इंटू ए, मेरे भाई ये भी डिसअपियरेंस है, ए का जो डिसअपियरेंस का रेट होगा बिल्कुल सेम होगा, बैलेंसिंग पर डिपेंड नहीं करता है। आपको बताए थे कभी भी कि रेट ऑफ अपियरेंस और रेट ऑफ डिसअपियरेंस बैलेंसिंग पर डिपेंड नहीं करता, ये दोनों सेम रिएक्शन के लिए कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से रिलेट करो दोनों इक्वेशन को, तो K1 इक्वल टू 2K2 आ जाएगा, K1 इक्वल टू 2K2 आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें केवल फलक का सही हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया मेरे, K1 इक्वल टू 2K2। तो मेरे भाई इससे क्या जनरलाइज किए, तो अब जो हमारा जो केस नंबर 3 चल रहा था कि ए का भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो मेरे भाई देखो उसी रिएक्शन को हम वापस ला रहे हैं कि यहाँ पर ए से बी है,
सॉरी ए से एम बी है ना, ए से एम बी है, और मेरे भाई एनसी है, और यहाँ पे पी लिखा हुआ है, इसमें पी लिखा हुआ है, और यहाँ पर K1 है, यहाँ पे K2 है। इसी रिएक्शन को हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, ए गिवन राइज टू एम बाई पी बी, और क्या हम ऐसे लिख सकते हैं एन बाई पी सी, लिख सकते हैं कि नहीं? नंबर है मेरे भाई, रिएक्शन को बैलेंसिंग कैसे भी कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल ऐसे किया जा सकता है। हाँ, अगर का K1 है, तो अगर इस नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, तो नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो नया रेट कांस्टेंट होता है K2, ये जो K2 था, इस नंबर को ऊपर वाले रिएक्शन में देखो, अगर मल्टीप्लाई किए तो K2 आधा हो गया पहले वाले का, तो इस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आधा मतलब उसका नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर PK1 होगा, तभी तो इसको P से डिवाइड देंगे तो K1 मिलता होगा। यहाँ पे PK2 हो जाएगा, तभी तो ये P से डिवाइड होगा तो K2 मिलेगा। तो ये लाइन तुमको समझ में आ रही है। और मेरे भाई ये पिछला केस बन गया है, ये पिछला केस बन गया है, और देखते ही देखते किसी भी टाइम में ए का कॉन्सेंट्रेशन तुम निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? अब A0 E का पावर, बस यहाँ पे जहां पे K1 प्लस K2 लिखते थे, वहां पे PK1 प्लस PK2 बोलना पड़ेगा आपको, PK1 और PK2 बोलना पड़ेगा। हाँ, उस आधा वाले स्पेस में आपको लिखना है ये सब चीज, ठीक है। बी और सी के लिए बात करो, तो अभी भी बी और सी के लिए बात करो, तो मेरे भाई कैसे आएगा? तो ऐसा आएगा, यहाँ पर एम बाई पी जो नंबर था मेरे भाई वो आ जाता है। हाँ, PK1 इंटू एम बाई पी, और मेरे भाई यहाँ पर PK2 इंटू एन बाई पी आ जाएगा, ठीक है। एन बाई पी आ जाएगा, तो यहाँ पर अच्छा से देखो तुम लोग, ठीक है, तो तुम्हें कुछ देखने को मिल सकता है, तुम्हें अच्छा अच्छा चीज, पी पी सब कैंसल आउट हो जाएगा, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में निकालो तो तुम ऐसे लिख सकते हो K1 अपॉन K1 प्लस K2, K1 प्लस K1, ये एम बाई पी हो जाएगा ना मेरे भाई, सही है, एन बाई पी। हाँ, यहाँ पे पी काट भी सकते हो मेरे भाई, तो यहाँ पे पी को काट दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बी अपॉन सी K1 अपॉन K2 आ जाएगा, तो बी का कॉन्सेंट्रेशन K1 प्लस K1 प्लस K2 हो जाएगा, इनटू मेरे भाई एम बाई पी एक्स हो जाएगा, क्योंकि उस केस में क्या होता था, उस तरीके से होता था। तो इस तरीके से एम बाई पी आएगा, लेकिन कितना आएगा? एम बाई पी आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लिया, बी अपॉन सी का मालूम था, तो बी अपॉन सी का कॉन्सेंट्रेशन मालूम, तो बी का पर मोल कैसे लिखेंगे? तो इस तरीके से लिखेंगे, और एक्स मोल जब ए रिएक्ट करेगा तो एम बाई पी इंटू एक्स हो जाएगा। हाँ, तुम सर सर ये वाला PK1 इंटू MP लिखा हुआ है, तो उसमें P नहीं कट जाएगा? यहाँ पे पीपी आप काट देना चाहते हो मेरे भाई, तो ऐसे सोचो ना इसको लिखने का तरीका, मान लो ये वाला मेथड तुमको नहीं समझ में आया, तो लो ऐसे सोचो कि तुम्हारा जो बी अपॉन सी, बी का कॉन्सेंट्रेशन PK1, ऐसे भी तो लिख सकते हो मेरे भाई, जो के है वो ऐसे है, पिछला वाला सेकंड केस से मिलाओ, सेकंड केस से मिलाओ, तो के अब PK1 है और PK1 प्लस PK2 है, और मेरे भाई जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट था एम था वहां पर, तो एम इंटू एक्स लिखे थे, आज स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट एम बाई पी है, तो एम बाई पी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कंफ्यूजिंग चीज है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, उस तरीके से लिखो तब दिखेगा तुम्हें, ठीक है। थोड़ा सा एक लेवल अप पे दिमाग हम लगा दिए थे, लेकिन आप लोग नहीं समझ पाए कैसे लिख दिए थे उसको, तो यहाँ पर एम बाई पी एक्स समझ आया? क्लियर हुआ सबको? यस या नो आयुष? यस सर। अब तो कंफ्यूजन नहीं है।
जो अभी तुम्हें बात बोले तो वो समझ में आ गया था? यस सर, आ गया था, वही लास्ट सुने और उसके बाद आप अचानक से हाँ, डिस्कनेक्ट हो गए थे। अचानक से क्या पता क्या हुआ, बस डिस्कनेक्ट हो गए। चलो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो मेरे भाई। और ये इस तरीके से हमारा पैरेलल रिएक्शन खत्म होता है। नोट डाउन हो गया यहाँ तक? जल्दी बताओ, यस या नो? यस सर। डन। चलो, तो मेरे भाई दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन। अब तुम सर ये रिवर्सिबल क्या होता है? तो ये रिवर्सिबल जो होता है मेरे भाई, जो रिवर्स भी हो जाए, जो फॉरवर्ड में भी रिएक्शन करे और बैकवर्ड में भी रिएक्शन करे, वैसा रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो अब जो हमारा डिस्कशन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ देखो, ये रिवर्सिबल रिएक्शन बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो केवल एक ही टाइप का पढ़ना है। जैसे अभी पैरेलल में बहुत सारा, जैसा जैसा तुम्हारे टाइप्स माइंड में आया वैसा वैसा पढ़ लिया हम लोग, ठीक है। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये पार्टिकुलर एक ही टाइप को हमें आपको पढ़ना है। और ये भी हम बता सकते हैं ये जेई में आ चुका है। हाँ, जेई कहने का मतलब एडवांस मेरे भाई, ठीक है। ये सब अब आज का जितना भी टॉपिक्स है वो सारा एडवांस पे है, ये आ चुका है और फिर से भी आ सकता है, ठीक है। तो रिवर्सिबल का मतलब ए से बी भी बनेगा और बी से ए भी बन सकता है, बी से ए भी बन सकता है, ए से बी भी बनेगा, बी से ए भी बनेगा, ठीक है। तो वैसे तो आप लोग इक्विलिब्रियम नहीं पढ़े हो मेरे भाई, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे हिंट देना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के लिए कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है। तो मेरे भाई अगर देखो ए से बी बनेगा तो इसको हम फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है तो के एफ बोल दिया जाता है उसको। जनरली ऐसा इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसे के एफ लिख दिया जाता है। और बी से ए बनने को हम लोग प्रोसेस को के बी बोल देते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बोल देते हैं। इस पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तुम कह सकते हो सर K1 K2 भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। हाँ मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं था, इसको बोलने में लिखने में कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ इवन अगर इसको K1 लिखोगे तो इसको K-1 भी लिखा जाता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में 1 है तो बैकवर्ड K-1 बताएगा बैकवर्ड रिएक्शन का, K-1 क्या बताएगा, बैकवर्ड रिएक्शन के बारे में बताएगा आपको, ठीक है। तो लिखने का कोई भी ढंग हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हम आपके सामने इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, वो जानना आपके लिए जरूरी है। तो मेरे भाई क्या है इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, कि इक्विलिब्रियम उस टाइम को कहते हैं जिस टाइम में नेट चेंज आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। यानी कि ए से बी बन रहा होगा, बी से ए बन रहा होगा। ऐसा सोचो ना मेरे भाई कि जिस रूम में आप बैठे हो, जिस रूम पे आप बैठे हो उस रूम के अंदर में टोटल एयर कांस्टेंट है, टोटल एयर का नंबर कांस्टेंट हो चुका है। लेकिन क्या लगता है कि वो बाहर और अंदर आना जाना नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है? यानी तुम्हारा कुछ एयर मॉलिक्यूल्स विंडो से या डोर से बाहर भी जा रहा है और कुछ एयर मॉलिक्यूल्स जो है बाहर से अंदर भी आ रहा है। लेकिन जो आने जाने का स्पीड है, जितना स्पीड से बाहर गया उतना ही स्पीड से अंदर आ रहा होगा, क्योंकि नेट अमाउंट ऑफ एयर तुम्हारे रूम में कांस्टेंट है ना। अब बहुतों को लगेगा कि नहीं सर कांस्टेंट, मेरे रूम पे तो कांस्टेंट नहीं। तो इसका मतलब ऐसा होगा मेरे भाई कि तुम्हारे रूम में अगर मान लो कि जाने का रेट ज्यादा होगा एयर का, इसका मतलब तुम एक टाइम के बाद ऑक्सीजन को जो लेना था तुमको ब्रीथिंग के लिए तो नहीं कर पाओगे। तो ऐसा होता है क्या? नहीं। इसका मतलब आने का रेट और जाने का स्पीड बिल्कुल बराबर है। और जो नेट जो एयर है तुम्हारे रूम के अंदर में वो हमेशा कांस्टेंट है। हाँ तुम कैसे एग्जैक्टली कांस्टेंट होगा, अगर एक मॉलिक्यूल ज्यादा कम हो गया तो फर्क पड़ जाएगा सर, ऐसा बोल सकते, उसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है।
हाँ, और ये भी हम बोले कि जितना ए से बी, यानी कि जितना एयर आपका अंदर से बाहर जाएगा उतना ही बाहर से अंदर आएगा, सेम टाइम में आएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा देर के बाद आएगा, तब तो दिक्कत हो जाता, तब तो दिक्कत हो जाता। तो मेरे भाई हम बोलना ये चाहते हैं, इक्विलिब्रियम के टाइम में जिस स्पीड से बाहर गया उसी स्पीड से एयर अंदर आएगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। यानी अगर तुमको एक लाइन बोलना चाहे तो एट एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम मेरे में एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मेरे में फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट बराबर हो जाता है। समझ आया? इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख देते हैं, आर एफ इक्वल टू आर बी। ठीक है, तो मेरे में फॉरवर्ड का रेट, रेट ऑफ, अब आप ऐसा सोचो भी केमिकल काइनेटिक्स वाला लगाओ रेट, तो अगर फॉरवर्ड रेट लगाते हैं मेरे भाई, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता तो कैसे लिख सकते थे, के एफ इंटू ए लिखते कि नहीं लिखते? और मेरे भाई बैकवर्ड के लिए लिखते हैं तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू के बी इंटू बी लिखते। कैसे लिखते? लॉ ऑफ मास एक्शन यही कहता है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि जो रेट होगा रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मेरे भाई अगर ये ए, अभी बैकवर्ड को छुपा दो तो ए से बी बन रहा है, तो फॉरवर्ड बोल रहे हैं उसको आरएफ बोल रहे हैं, तो उसका जो रेट कांस्टेंट होगा और उसका जो रिएक्टेंट है ए, तो ए का पावर 1 हो जाएगा। बैकवर्ड के लिए लिखोगे तो रिएक्ट बी हो जाएगा, के बी इंटू बी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये लाइन तुमको समझ में आ गया। और हम आपको क्या बोल रहे हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फिर से नेट चला गया। अभी लैगिंग इश्यू थोड़ा सा आया था, यहाँ पे रेड अभी भी रेड ही है। ठीक है, आज थोड़ा
अब देखो तो ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो यहाँ पे हमें बिल्कुल ब्लू ब्लू दिखाई दे रहे हैं। यस सर। हाँ चलो ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में एक स्टूडेंट बोला कि सर रिपीट कर दीजिए लॉ ऑफ मास एक्शन से। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है हम लोग का, कि अगर कभी भी किसी भी रिएक्शन का रेट को लिखना है तो उसका रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका एक्टिव मास होगा रिएक्टेंट का। तो एक्टिव मास रिएक्टेंट का लिख दिए ए, एक्टिव मास रिएक्टेंट का लिख दिए ए। तो इस तरीके से लिखाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए मेरे पास रिएक्टेंट कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो उसके लिए रेट कांस्टेंट कौन हो जाएगा, के बी हो जाएगा, इनटू बी हो जाएगा। तो आई होप ये लाइन तो क्लियर है, ठीक है। हाँ तो यहां पर क्या चीज हो गया मेरे भाई, तो सिंस अब इक्विलिब्रियम के टाइम में अभी आपको एक चीज समझा है कि रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का और रेट बैकवर्ड रिएक्शन का इक्वल हो जाएगा। तो क्या यहां पर हम लिख सकते हैं के एफ इंटू ए इक्वल टू के बी इंटू बी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तुम कहो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब बिल्कुल लगते हैं मेरे भाई, तो के एफ अपॉन के बी इक्वल टू बी अपॉन लिख सकते हैं कि नहीं? तुम कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और सिंस के एफ भी दोनों एक कांस्टेंट होगा तो इसको एक नया कांस्टेंट बोल करके के इक्विलिब्रियम बोल, इसको क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं। इसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह देते हैं। तो ये सर लाइन बीच तो बीच में आपका वॉइस कट जा रहा है। वॉइस कट रहा है थोड़ा, सबके साथ में ऐसा हो रहा है या किसी पार्टिकुलर के साथ में? उतना ओके है, अच्छा। तो यहां पर हम क्या बोल रहे थे, यहां पर कि रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का और रेट बैकवर्ड रिएक्शन का इक्वल हो जाएगा। और रेट जब इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे के एफ इंटू ए और के बी इंटू बी, तो यहाँ के एफ अपॉन के बी इधर ले गए और बी अपॉन ए इधर ले गए और इसको एक नया कांस्टेंट नाम दे दिए जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, सुनाई दिया आयुष? यस सर। हाँ, तो ये हुआ। अब क्या है, इसका यूज करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। अब इसको, अब हम तो ये तो बात आपको इक्विलिब्रियम से रिलेटेड की है, क्योंकि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम अभी पढ़े नहीं है आप लोग, यहाँ पे एक टर्म यूज हो रहा था तो जिसके लिए हमें बताना पड़ा आपको। हाँ, अब सिंस ये बात जब समझ में आ गई आपको, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम रिवर्सिबल फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो डेरिवेशन वाला पार्ट था उसको डिराइव करेंगे। हाँ, इस टर्म को यूज करेंगे, इस टर्म को यूज करेंगे। तो कैसा है, ए से बी और बी से ए दोनों बनेगा, लेकिन रेट कांस्टेंट इसका के एफ बोल दिए, इसको रेट कांस्टेंट के बी बोल दिए, जो कि हम पहले भी बोल रहे थे। हाँ, यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू जीरो में, टाइम टी इक्वल टू टी में क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन ए होगा और अभी बी थोड़ी ना बना होगा, लेकिन कुछ देर के बाद एक्स इसका मोल्स कंज्यूम हुआ होगा, वो एक्स हो गया होगा। लेकिन ये इक्विलिब्रियम नहीं है, ये किसी भी टाइम का है। एट इक्विलिब्रियम टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम में इसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो गया होगा फाइनली, यानी कि ये इक्विलिब्रियम जब अटेंड कर लिया होगा तो अब इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, ये किसी भी टाइम टी पर है जो अदर देन इक्विलिब्रियम का टाइम है, अदर देन इक्विलिब्रियम का टाइम है। और ये इक्विलिब्रियम के टाइम में है, तो उस टाइम में बी का कॉन्सेंट्रेशन एक्स सी है, उस टाइम में बी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक्स ई है। ठीक है, तो ये लाइन अब समझ में आ गया होगा कि हाँ सर अब बिल्कुल समझ में आ रहा है कैसे कैसे कब किसको यूज करेंगे। तो मेरे भाई के इक्विलिब्रियम जो होता है, के इक्विलिब्रियम जो अभी डिफाइंड किए थे, वो केवल और केवल इक्विलिब्रियम के टाइम ही डिफाइंड होता है। तो के इक्विलिब्रियम को हम के एफ अपॉन के बी लिखेंगे, के एफ अपॉन के बी लिखेंगे, और इक्वल टू उस टाइम में बी का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए का कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो बी का कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम में कितना है, एक्सी है, और ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ए माइनस एक्सी है, ए माइनस एक्सी है। हाँ, अब हम चाहते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो के एफ इंटू ए माइनस के एफ इंटू एक्सी,
और इक्वल टू के बी इंटू एक्सी। तो के एफ इंटू एक्सी को राइट हैंड साइड ले जाओगे तो एक्सी कॉमन हो जाएगा, के एफ प्लस के बी आ जाएगा, के एफ प्लस के बी आ जाएगा। यस या नो? आ जाएगा। हाँ, इसका यूज करेंगे अभी हम थोड़ी देर के बाद, इसका यूज करेंगे हम थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद यूज करेंगे। तो ये हो गया मेरे भाई, ये इक्वेशन बना दिए, ये बना दिए हम लोग। इसको यूज करना है क्योंकि रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल में इसका यूज तो होगा, तभी तो इसका इंपॉर्टेंस है। नहीं तो क्यों हम के इक्विलिब्रियम ये सब डिफाइन कर रहे होते, अभी डिफाइन कर लिए। हाँ, अब इसका हमको रेट लिखना है मेरे भाई। क्या लिखना है अब इसका? रेट वाला एक्सप्रेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ए के टर्म में लिख सकते हो, बी के टर्म में लिख सकते हो, जैसे लिखना पड़ेगा लिख सकते हो। लेकिन पता है इसका खासियत क्या है इस रिएक्शन का? मेरे भाई ऐसा देखो तो इस किसी भी टाइम में ए से बी बन रहा होगा और बी से ए भी बन रहा होगा, ए से बी बनता होगा और बी से ए भी बनता होगा। तुमको भाई यस सही, तो गेम है यहाँ पर। हाँ, इक्विलिब्रियम के टाइम में भी ये प्रोसेस होता होगा, ए से बी बनता होगा, बी से, लेकिन नेट चेंज जीरो हो जाता होगा। लेकिन वो कब होता होगा? जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता होगा। अदर देन इक्विलिब्रियम ए से बी भी बन सकता है और बी से भी ए बन सकता है। हाँ, इनिशियली तो केवल ए से बी बनेगा क्योंकि बी तो है ही नहीं है, तो बी से ए नहीं बन सकता। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो कुछ बी भी बन जाएगा, तो बी से भी कुछ ना कुछ ए तो बन रहा होगा, बी से कुछ ना कुछ ए तो बनता होगा। तो मेरे भाई हम यहाँ पे बात करेंगे डी एक अपॉन डी टी, यहां पर नेट माइनस डी ए अपॉन डी टी नेट। हम ऐसा मान रहे हैं कि अभी ए से बी ज्यादा बन रहा है, बी से ए कम बन रहा है, यानी ए ज्यादा डिसअपियर, ए का जो डिसअपियर होने का रेट है वो ज्यादा है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए माइनस रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ ए, ये एपियर भी हो रहा है, बी की वजह से एपियर भी हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, डिसअपियर हो रहा है, क्यों हो रहा है? कि ए से बी बन जा रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली बी से ए भी तो बन रहा है। क्यों बन रहा है? रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है तो बनेगा ही, बनना फिक्स्ड है। लेकिन हाँ, बनने का रेट, ए का बनने का रेट कम है। क्यों? क्योंकि अब बी, अभी हम ऐसा माने कि इक्विलिब्रियम से पहले सोच रहे हैं। तुम ऐसा भी सोच सकते हो इक्विलिब्रियम के हम बाद का सोच ले सर। हाँ, तो इक्विलिब्रियम आने के बाद इक्विलिब्रियम ब्रेक नहीं होता है इन जनरल, इक्विलिब्रियम आ जाने के बाद इक्विलिब्रियम ब्रेक नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग जनरली जो भी बात कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम से पहले की बात कर रहे हैं। तो ए से बी ज्यादा बनेगा, इसलिए डिसअपियरेंस जो ए का है वो ज्यादा होगा, अपियरेंस भी होगा, बी से ए भी बनेगा लेकिन अपियर कम होगा। ठीक है, ये लाइन तो समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई जो चेंज होगा ए का, तो माइनस कॉन्सेंट्रेशन चेंज, हमको तो दिखाई थोड़ी ना देगा, तो फाइनली चेंज दिखाई देगा, कितना का चेंज हो रहा है। तो डिसअपियरेंस का रेट मेरे भाई, डिसअपियरेंस का रेट किस रेट से होगा? तो मेरे भाई ऐसा सोचो कि के एफ इंटू ए से डिसअपियर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के एफ इंटू ए से होगा। और मेरे भाई अपीयरेंस किसकी वजह से होगा? बी की वजह से होगा, और उसका जितना रेट कांस्टेंट होगा उसी रेट से अपीयर होगा, के बी इंटू बी होगा, के बी इंटू बी होगा। यानी ऐसा सोचो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज द नेट रेट चेंज ऑफ ए, इज द नेट रेट चेंज ऑफ ए। समझ में आ रही कुछ चीजें? यस या नो एक बार चैट में लिखो, क्योंकि बस अब काम हो गया सारा। हाँ, ये लिख दिए मेरे भाई। ये जब लिख दिए तो अब इसको हमको क्या करना है? फाइनली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो काम करना होता है वो करना पड़ेगा, लेकिन हमको किसी भी तरीके से बी को हटाना पड़ेगा। बी को कैसे हटाएंगे? तो किसी भी टाइम में ए का कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस एक्स है, ए माइनस एक्स है, और बी का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में कितना है? एक्स है। बी का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में एक्स है, तो उससे रिप्लेस करना होगा ताकि ए और एक्स में आ जाए। हाँ, यहां पर भी हम किसी भी टाइम में ए का कॉन्सेंट्रेशन डी ए माइनस एक्स है, ये के एफ इंटू ए कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में ए माइनस एक्स है, और किसी भी टाइम में बी का कॉन्सेंट्रेशन के बी इंटू एक्स है, के बी इंटू एक्स है।
मेरे भाई अब यहाँ पर हम के एफ इंटू ए लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर फाइनली आपको पता है सॉल्व करके dx अपॉन dt ही मिलेगा, dA अपॉन dt जीरो हो जाएगा। और मेरे भाई अच्छा से निहारो तो के एफ इंटू ए माइनस के एफ इंटू एक्स, माइनस तो माइनस माइनस को कॉमन ले लो, एक्स को कॉमन ले लो, के एफ प्लस के बी आ जाएगा यहाँ से। हाँ, के एफ इंटू ए जो निकाल के रखे थे ये वाला, के एफ इंटू ए जो निकाल के रखे थे मेरे भाई, वो वाला को हम ला करके इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर। जो यहाँ पर हम के एफ इंटू ए वाला निकाल के रखे वो यहाँ पे ला करके पुट करना चाहते हैं। दिख रहा है सबको? तो मेरे भाई चलो फटाफट यहाँ पे ला करके पुट कर लेते हैं। तो dx अपॉन dt इक्वल टू के एफ इंटू ए की जगह पे एक्सी के एफ प्लस के बी माइनस एक्स के एफ प्लस के बी। ठीक है, ये लिख दिए। हाँ, यहाँ पर dx अपॉन dt, यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पे के एफ प्लस के बी कॉमन ले लो, के एफ प्लस के बी कॉमन ले लो तो एक्सी माइनस एक्स, एक्सी माइनस एक्स आ जाएगा। अब एक्स वाला टर्म को एक साइड, बाकी सारे टर्म्स को एक साइड ले जाओ, और मेरे भाई जब ले जाओगे तो बन जाएगा सारा काम। dx अपॉन एक्सी माइनस एक्स इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू डी टी। यहां तक हो गया। अब इंटीग्रेट करना है मेरे भाई इसको। जब टाइम जीरो है तो एक्स का वैल्यू जीरो है, क्योंकि ए है कॉन्सेंट्रेशन, एक्स का वैल्यू जीरो था। क्योंकि यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो एक्स का वैल्यू जब टाइम जीरो है तो कितना एक्स का वैल्यू जीरो है, तभी तो ए आएगा। और किसी टाइम टी पर एक्स का वैल्यू एक्स है, एक्स का वैल्यू एक्स है तो जीरो से एक्स हो जाएगा। तो मेरे भाई ये एक्स ही एक कांस्टेंट होगा तो एल एन एक्सी माइनस एक्स हो जाएगा, एल एन एक्सी माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पर अंदर वाले टर्म को करोगे डिफरेंशिएशन तो एक्सी का जीरो और एक्स का माइनस वन हो जाएगा, जीरो से एक्स, जीरो से एक्स। ठीक है, जीरो से एक्स हो जाएगा लिमिट पुट। यहाँ पे के एफ प्लस के बी इंटू टी आ जाएगा, के एफ प्लस के बी इंटू टी आ जाएगा मेरे भाई। अब यहाँ पे पुट कर दो तो यहाँ पे पहले ऐसा माइनस को अगर अंदर कर दोगे तो पहले लोअर लिमिट पुट हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट हो जाएगा तो एक्सी अपॉन एक्सी माइनस एक्स आ जाएगा, और के एफ प्लस के बी इंटू टी आ जाएगा। तो मेरे भाई ये फाइनल इक्वेशन बना, ये फाइनल इक्वेशन बना मेरा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा तो ये डिफिकल्ट था, थोड़ा सा तो डिफिकल्ट था। पैरेलल वाला ज्यादा आसान था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। हाँ मेरे भाई यहाँ पर ये तुम कहोगे सर ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसा आया लेकिन डिट्टो सेम नहीं आया है। हाँ यस, वहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता था, के टी होता था, ए बाई ए माइनस एक्स होता था। यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला है, एक्सी बाई एक्सी माइनस एक्स है तो वैसा ही, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसमें, थोड़ा सा फर्क है। हाँ यहाँ पर भी टी हाफ, यहां पर भी टी हाफ डिफाइंड होता है, लेकिन अगर तुम सोचो टी हाफ को अगर डिफाइंड करना चाहो तो क्या बोलोगे कि एक्स का वैल्यू ए बाई टू हो जाएगा, तो फिर हमें कुछ बनने वाला नहीं है। तो यहां पर एक नए ढंग से टी हाफ डिफाइंड होता है, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, क्या पता इक्विलिब्रियम कब आ गया होगा। तो इक्विलिब्रियम में जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो बी का कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम में जो बी का कॉन्सेंट्रेशन है उसका अगर आधा हो जाता है तो डेट इज टी हाफ। यहाँ पे अलग टाइप से टी हाफ डिफाइंड होता है, या अलग इसका डेफिनेशन ही इस केस में टी हाफ का अलग है, इस केस में अलग है मेरे भाई। टाइम टाइम टेकन टाइम टेकन टू फॉर्म half of half of equilibrium concentration of product। यानी मेरे भाई उस टाइम का टाइम निकालना है, उस टाइम का टाइम आपको निकालना है जिसमें जो कॉन्सेंट्रेशन बी का कॉन्सेंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम का आधा हो जाए, बी का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम का आधा हो जाए। तो इक्विलिब्रियम में बी का कॉन्सेंट्रेशन एक्सी हो जाएगा तो एक्सी बाई टू हो जाए, एक्सी अपॉन टी। यानी उस टाइम में आपको निकालना है मेरे भाई कि एक्सी अपॉन टू, एक्स का वैल्यू इक्वल टू एक्स का वैल्यू एक्सी अपॉन टू हो जाए। किसी भी के बगल में क्या लिखे हैं लेफ्ट हैंड साइड में? इक्यू लिखे नहीं, उससे पहले ये कुछ नहीं लिखे, ये कुछ नहीं, ऐसे क्रॉस्ड है।
तो ये x का वैल्यू किसी भी टाइम में b का कॉन्सेंट्रेशन x है तो वो x कितना के बराबर हो जाए, इक्विलिब्रियम का आधा हो जाए। तो यहाँ पे पुट करो तो यहाँ पर सेम वैल्यू आ जाएगा, ln2 आ जाएगा। कैसे आएगा, तो ये x की जगह पे xc/2 करो तो xc/2 तो 2 आ जाएगा। तो जो आता था t हाफ वहां पर वही आ जाएगा 0.693 अपॉन kf प्लस kb। यह फॉर्मूला ऐसा आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे t हाफ ऐसे डिफाइन कर दिया गया, फॉर्मूला सेम दिखाई देने लगा। और फर्स्ट ऑर्डर ऐसे ही फॉर्मूला कुछ आता है, तो इसीलिए ऐसा लगने लगता है कि इक्विलिब्रियम का आधा, लेकिन सोचो तो डेफिनेशन वहां पे क्या था, रिएक्टेंट का आधा होना चाहिए। यहाँ पे कहा प्रोडक्ट का आधा कर रहे हैं, तो कुछ भी करके आंसर आ जाता है, तो सेम टाइप का मैच करने लगता है, तो उसका डेफिनेशन ही इस केस के लिए चेंज हो जाता है, इस केस के लिए चेंज हो जाता है। मेरे भाई इस जितना भी डेरिवेशन इसके लिए किए, हम इसके लिए आपको हम 2 मिनट का टाइम देते हैं। आप एक बार फिर से इसे निहारो अच्छे तरीके से, और फिर हम लोग इसके बाद वाला पार्ट को करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शन के बारे में। इसे अच्छे से निहारो, 2 मिनट का आपके सर पास एक में बार टाइम इसी है। केस में T3/4 निकाल के दिखा दीजिए ना। आयुष यहाँ पे T3/4 ये सब डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग। A/A में किसके रिस्पेक्ट में तुम फिर करोगे तो फिर लिखना पड़ेगा, उसको एक अलग डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो टाइम टेकन टू, अब तुम क्या बोलोगे, 3/4 का इक्विलिब्रियम का 3/4 बन गया होगा जब भी, तो उस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। तो निकालने का तो कुछ भी निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पे टी हाफ ये रियल वाला टी हाफ नहीं है, दूसरा टी हाफ है बोल सकते हो। पुट कर लेना, एक्सी की जगह पे XC/4 पुट कर लेना, वही फर्स्ट ऑर्डर वाला आ जाएगा आपका T3/4। पुट करने से वही वैल्यू आ जाएगा। बचा हुआ x कितना रहेगा, XC/, उस टाइप से करना पड़ेगा आपको। उल्टे सेंस में करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाने का, जितना वैसे तो लगाने का बहुत सारा दिमाग लगा सकते हैं। नहीं, आपसे टी हाफ भी पूछ ले, यही बहुत बड़ा बात है, ये भी बहुत बड़ा बात है, टी हाफ ही पूछ ले आपसे तो, ठीक है। यानी जितना बोल दिए उससे ज्यादा आपका नहीं आने वाला है, बस इतना ही समझ लो, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन बिल्कुल चेंज है, और जहां अपने मन से कुछ सोच लोगे तो गलत हो जाएगा। अपने मन से जहां सोच लोगे कुछ भी तो गलत हो जाएगा, इसलिए कुछ भी अपने मन से नहीं सोचना है, ठीक है। तो आई होप ये डेरिवेशन में तो कुछ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगा है, लेकिन हाँ यहाँ पे बस एक सोचने वाला जो टर्म था कि नेट dA/dt निकाला गया, ये इंपॉर्टेंट लाइन था, ठीक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री है आयुष। लेकिन इसमें यहाँ पर इस वाले टॉपिक पे आपको रिवर, हाँ अभी तुम बोलोगे, अभी जो टॉपिक पढ़ाएंगे सीक्वेंशियल, उसमें तुम बोलोगे T3/4 निकाल दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उस पे निकालेंगे, उस पे निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे डेफिनेशन ऐसा आंसर जो सेम आता हुआ लग रहा है ना, उसके लिए ऐसे डिफाइंड कर दिया गया है। यानी बोल सकते हो आंसर से इसका क्वेश्चन को डिफाइन किया गया है। हाँ वो टी हाफ नहीं है, ये दूसरा टी हाफ है, ये भी जान लेना, ये टी हाफ, ये दूसरा टी हाफ है। वो टी हाफ का मतलब तो वही होगा कि ए का कॉन्सेंट्रेशन आधा हो गया हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब जो है इसके आगे का पार्ट हम डिस्कशन करेंगे। ये जब पार्ट समझ आया होगा तो आपको अगला जो पार्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं वो भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब जो टॉपिक है हमारा, जो टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शन। ये भी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आपके सीडीपीएस में भी दिया गया है, आपके सीडीपीएस में भी इससे क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। हाँ वैसे सीडीपीएस में फॉर्मूला लिख करके दिया गया है, हम लोग थोड़ा सा एक लेवल अप पे काम करके रखेंगे,
क्योंकि जो जेई में जो आएगा उससे कहीं ऊपर आपको जाना पड़ेगा, तब आपको जेई आसान लगेगा, तब जाकर के आपको जेई इजी लगेगा, अदरवाइज जेई डिफिकल्ट लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अच्छा इंटीग्रेशन भी सिखाएंगे हम नए टाइप का। पीछे वाले को लग रहा है कि नहीं हमें तो सब आता है, अभी पता चल जाएगा सब आता है, कितना आता है। अभी आज क्लास अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? शायद नहीं कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो चलो सीक्वेंशियल का मतलब एक के बाद दूसरा रिएक्शन होगा, बन जाएगा फिर सीक्वेंस में रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं कि जैसे पैरेलल में साथ हो रहा था, यहाँ पे नहीं, एक हो जाएगा फिर उससे दूसरा होगा। यानी यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट वाला केस है, एक के बाद दूसरा बनेगा, यानी एक का कुछ और फिर इससे कुछ प्रोडक्ट बनेगा पी, इससे कुछ प्रोडक्ट पी। ठीक है, हाँ यहाँ पे इसका रेट कांस्टेंट है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट K2 बोल दिए, K1 और K2, ये भी फर्स्ट ऑर्डर, और यहां से यहां भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या बोले, समझ आया मेरे भाई? ये स्टेप्स, हर सिंगल स्टेप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो अगर यहां पर सोचो मेरे भाई, अब कैसे, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या एम है, पहले तो ये जानो कि इसमें एम, क्वेश्चन क्या है मेरा। हमको चाहिए ए का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम टी पर, I का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम टी पर चाहिए, और P का कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम टी पर चाहिए आपको। A का कॉन्सेंट्रेशन, I का कॉन्सेंट्रेशन और P का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम टी पर चाहिए हमें। आ रही बात समझ में? किसी भी टाइम टी पर चाहिए होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। एम है हमारा, मिशन क्या है, गोल क्या है, वो समझ आ गया है। हाँ सर आपका वॉइस तो बोलो। क्लियर आ रहा है, पर बीच बीच में वर्ड गायब हो जा रहा है कोई कोई। वर्ड्स गायब हो जा रहे हैं कभी कभी, कभी कभी हम Yes, चुप भी sir. हो जाते हैं मेरे भाई, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चुप भी नो हो जाते सर, उस टाइप से नहीं, मतलब आप कुछ बोल ही सर रहे हैं आप उसी में बोल कट रहे के और होते आगे हैं। का पार्ट। हैं। अच्छा, आगे का पार्ट आ जा रहा है। यस सर, वैसा ग्लिच अभी टाइप। देखो तो ठीक है, अभी देखो तो ठीक है, अभी देखो ना ठीक है। यस सर। कंटिन्यूअसली बोलिए। अच्छा बोलते हैं, अभी देखते हैं। आप देखो तो सब कुछ सही है, आवाज जा रही है, देखो तो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो तो। फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शन, जिसमें क्या चीज होगा, एक सीक्वेंस में रिएक्शन होगा, सीक्वेंस में रिएक्शन होगा। अब यहां पर क्या है कि हमको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, आई का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और पी का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टी पर चाहिए होगा, किसी भी नो टाइम सर, टी अभी पर भी हो चाहिए रहा। होगा। अभी भी हो रहा है। यस सर, वही सेम प्रॉब्लम। रुको, अब दूसरा उपाय लगाते हैं, वही प्रीवियस नेटवर्क से कनेक्ट कर लेते हैं मेरे में। ठीक है, देखो क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे में। ये वेदर कंडीशन की वजह से सब ऐसा हो रहा है, वेदर कंडीशन की वजह से सब ऐसा हो रहा है। देखो तो ऑडियो एंड वीडियो जा रहा है, यस और सर। आप अब क्लियर है? सर आप स्टार्ट करिए, अगर फिर से होता है तो बता दें। दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट किया है, तो आई होप क्या वीडियो चला गया शायद अभी, देखिए वीडियो ऑफ करके ऑन नहीं किए थे, अभी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का मेरे बस। ठीक है,
अभी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर सीक्वेंशियल रिएक्शन में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर एक ए का हमको कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम टी पर चाहिए, आई का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम टी पर चाहिए, पी का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम टी पर हमको चाहिए। मेरा मिशन ये है, मेरा गोल ये है, समझ आ गया? हमको किसी भी तरीके से चाहिए। हाँ, यहाँ पर इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। अब ऐसा सोचो, ये अलग एक सीक्वेंस मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और यहाँ पर एक अदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी कि दो रिएक्शंस है। इस तरीके से भी ट्रीट कर सकते हो, इस तरीके से भी ट्रीट कर सकते हो। अब बताओ एक बार जल्दी से कि मेरा वॉइस क्लियर है कि नहीं? यस सर, अभी क्लियर है पूरा। बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। तो मेरे भाई, जब ये लाइन तुमको समझ में आ गई, तो यहां पर अब हमको चाहिए ए का कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले ए के लिए बात करें, तो मेरे भाई ए तो बस केवल किस पर डिपेंड करेगा? आई से मतलब है ए को किससे मतलब है? आई से मतलब है। लेकिन आई के बारे में सोचो, आई के को किस किस से मतलब है? ए से भी मतलब है और पी से भी मतलब है। उसी तरीके से पी को अकेले सिर्फ आई से मतलब है, पी को अकेले आई से मतलब है, ए को अकेले आई से मतलब है। और मेरे, लेकिन आई को मेन मतलब ए से भी है, पी से भी है, क्योंकि ए से आई बनेगा और K2 वाला से P से कंज्यूम होगा, यानी कि ये एपियर होगा ए की वजह से और डिस एपियर होगा P की वजह से। तो आपको एम दिखना चाहिए, यानी ए का एम दिख गया। ए तो आसान पार्ट है मेरे भाई निकालना, ए में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं। ए से आई जो होता था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर हम ए के लिए बात करें मेरे भाई, अगर हम ए के लिए बात करें, केवल किसके लिए बात करें? ए के लिए बात करें, तो यहाँ पर ये सर लैग हो रहा है वॉइस। रिएक्शन को फॉलो करेगा, तो माइनस वजह से हो रहा है। देखो इस, अब देखो दिक्कत है दोनों नेटवर्क में, एक में आपका वॉइस कट होता है और एक पे लैग होने लगता है। तो पढ़ाई कैसे? हाँ, बड़ा दिक्कत है मेरे भाई, और सही में रेड हो गया है पूरा, और क्या कर सकते हैं। अभी ब्लू हो गया मेरे भाई, अब शायद सही चलेगा। अब देखो तो, हाँ इस बार ले लेंगे आयुष, बहुत जल्दी कोशिश करते हैं, थोड़ा फ्री टाइम मिले तो इस बार एयरटेल वाला खरीद लेते हैं, ठीक है, वो सही रहेगा। सर अभी हाँ, क्लियर आ रहा है पूरा। अभी क्लियर आ गया है, ब्लू हो गया है बीच बीच में, लेकिन ये जो जियो जो है ना, थोड़ा धोखा दे रहा है आज, बड़ा दिक्कत है मेरे भाई। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी जो होगा, ए तो केवल इस पर डिपेंड करेगा K1 पे, इसको कैसे लिखोगे? K1 इंटू ए, यानी रेट ऑफ रिएक्शन। और मेरे भाई ए का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम पे लिखोगे तो ए नॉट ई का पावर माइनस K1 इंटू टी, ये हो गया मेरे भाई। तो ये एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया, यानी ए में कोई कंफ्यूजन नहीं था मेरे भाई, और इवन पता है पी में भी कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। बस दिक्कत हमें है तो आई से है, आई पे ही दिक्कत आएगी आपको। तो चलो आई के बारे में डिस्कशन करेंगे, आई के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तुम्हारे से। तो ए में तो किसी को कोई कंफ्यूजन होना ही चाहिए, और मेरे भाई आई में ही दिक्कत है। और मेन ये पार्ट अगर समझ में आ जाता है तो सब कुछ समझ आ जाएगा। ये अगर समझ आ गया तो मतलब सब कुछ तुम समझ सकते हो। तो आई के लिए मेरे भाई, आई नेट जो होगा, अब हमको सिर्फ तुम्हारे से कॉमन सेंस का पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये सब कोई जवाब दे सकता है मेरे, इतना भी हम बता देते हैं। अच्छा हमको बताओ कि आई ज्यादा कंज्यूम होगा या फॉर्म ज्यादा होगा, क्या होना चाहिए? लॉजिकली सोच के बताना। यस, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता मेरे भाई कि जितना बने उससे ज्यादा कंज्यूम हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो चलो ये बात समझ में आ गया। इसका मतलब नेट आई एपियर ही दिखाई देगा या डिस एपियर दिखाई देगा? एपियर दिखाई देगा, फॉर्म ज्यादा होगा, इसका मतलब इसलिए हम प्लस साइन के साथ में आई को नेट लिखे हैं। हाँ, और रेट ऑफ एपियरेंस ज्यादा होगा और डिस एपियरेंस ड्यू टू पी,
डिसअपियर पी की वजह से होगा और एपियर ए की वजह से होगा। चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो ड्यू टू ए, ये एपियर ए की वजह से होगा और डिसअपियर ड्यू टू पी की वजह से होगा। ड्यू टू पी, पी मतलब प्रोडक्ट और आई का मतलब इंटरमीडिएट है, ठीक है, तो ऐसा होगा मेरे भाई। हाँ, अब रेट ऑफ अपीयरेंस यानी डी आई अपॉन डी टी, एपियर किस रेट से होगा, K1 इंटू ए, जिस रेट से ए कंज्यूम होगा वैसे ही डिफाइंड होगा K1 इंटू ए, और डिस एपियर कितना से होगा मेरे भाई, K2 इंटू आई से होगा, K2 इंटू आई से होगा। अब यहां पे तुम कहोगे सर आई वाला टर्म को एक साथ लेते आइए, आई वाले टर्म को एक साथ लेते आइए और यहां पे इंटीग्रेशन लगा दीजिए, लेकिन मेरे भैया नॉर्मल इंटीग्रेशन जो तुम अभी तक पढ़े हो ना, शायद उसके अंदर पे ये वाला पार्ट नहीं आया होगा। तुमको सर कौन सा पार्ट मेरे भैया हम दिखलाना चाहिए, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखलाएंगे तुम्हें कौन वाला पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, कौन वाला पार्ट के बारे में हम बात करें ये समझना। ऐसा इंटीग्रेशन मेरे भैया, क्या तुम ऐसा इंटीग्रेशन कहीं पर पढ़े हो, y इक्वल टू एक्स, क्या ऐसा इंटीग्रेशन पढ़े हो मेरे भाई जो कि यहां पे आया है? अगर पढ़े हो तो बहुत आसान हो जाएगा मेरे के लिए, नहीं तो पहले हमको इंटीग्रेशन सिखाना पड़ेगा। यही आईआईटी है मेरे भाई, समझ आया? पीछे वाले के इतना तो मैथ्स में भी इंटीग्रेशन नहीं सीखे थे जितना केमिस्ट्री में इंटीग्रेशन आ रहा है। चलो मेरे भाई, इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, ऐसे इंटीग्रेशन को हर साइड हम e का पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई सर लैग हो रहा है। पावर x dy, सर लैग हो रहा है और वीडियो भी चला गया। अभी आ जाएगा, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का इसकी वजह से, लेकिन क्लास बहुत स्लो हो जा रहा है। सर इंटीग्रेशन वाला पार्ट फिर से बताइएगा, वो कुछ सुन ही नहीं पाए थे। e का पावर x से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, ठीक है, e का पावर x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू x e का पावर x, लिख सकते हैं मेरे भाई? पीछे वाले कह रहे यस बिल्कुल मेरे भाई। क्या ये डिफरेंशिएशन है y इंटू ई का पावर x का? हमको बस इतना ही लिख कर बताओ, ये वाला पार्ट इसका डिफरेंशिएशन है या नहीं है, बताओ Yes, जल्दी से। sir. और मेरे भाई इसका इंटीग्रेशन तो dx को इधर ले जाएंगे काम बन जाएगा, dx को इधर ले जाएंगे काम बन जाएगा, तो तुम्हें समझ आने लगा कि अच्छा सर ऐसा गेम है। यस, तो यहां पर हम इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपको सिखा रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं इस पार्ट को कैसे किया जाता है। तो इस e का पावर x जिससे मल्टीप्लाई किए उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और शॉर्ट में प्यार से IF लिख देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e का पावर p dx। अब तुमको तो ये p dx, p कहां से आ गया? ये p प्रोडक्ट वाला है क्या? अरे नहीं, देखो कौन सा p है मेरे भाई। अगर कभी भी ऐसा डिफरेंशिएशन मिले dy बाई dx, यहां पर py और यहां पर फंक्शन ऑफ x मिले, तो यहां पर आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, यहां पर आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा वो पता लगाना है। और फाइनली मेरे भाई ये डी वाई इंटू ई का पावर पी डी एक्स बन जाएगा। जनरलाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा एक लेवल अप पे हम आपको ले जा रहे हैं मैथमेटिक्स में। इक्वल टू एफ एक्स, ये डी एक्स उधर ले जाओ और ये इसका इंटीग्रेशन कर दो, जो हुआ था अभी निहारो अच्छे से, पीछे वाले को निहारो, उसे निहारो, सब कुछ सेम दिखाई देगा। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे p का वैल्यू 1 था तो e का पावर 1x dx, तो 1x का मतलब x dx, तो e का पावर x ही हो गया था, इसीलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे ये चूज कर लिए थे।
लेकिन यहाँ पर मेरा वन थोड़ी है मेरे भाई, यहाँ पे तो K2 है, K2 है, और ये K1 ए का किसी भी टाइम में कॉन्सेंट्रेशन का फंक्शन ये है, इसको ला करके पुट करना पड़ेगा। तो चलो पुट करते, अब दिमाग लगाना तो पड़ेगा ही मेरे में, बिना दिमाग लगाए हुए IIT थोड़ी निकलता है। तो मेरे भाई DI/dt प्लस K2 इंटू आई इक्वल टू K1 इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम में A0 e⁻ यहाँ पर आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर चूज करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे चूज करेंगे मेरे भाई, तो e⁻K2 dx की जगह पे यहाँ पे dt है, तो e⁻K2 इंटू टी आएगा, e⁻K2 इंटू टी आएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो मेरे भाई, e⁻K2 इंटू टी से जब पूरा टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, ये फाइनली मिल जाएगा आपको डी y की जगह पे यहाँ पर i का कॉन्सेंट्रेशन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो इंटीग्रेट करके आता है वही आएगा यहाँ पे e⁻K2 इंटू टी, और नीचे में dt आएगा। मेरे भाई यहां तक हमको पहले चैट पे बताओ तो कि यहां तक लाइंस क्लियर है, यस या नो, यस या नो। K2T क्यों लिए ई का पावर? क्योंकि py था, py था, तो p की जगह पे यहाँ पे K2 है, तो K2 इंटू dt, तो K2T हो जाएगा। समझ गए। ठीक है, सबको क्लियर है मेरे भाई? आयुषी रिस्पॉन्स दिया, बाकी लोग तो कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं। ठीक है मेरे भाई, चलो इस dt को इधर ले जाओ, dt को इधर ले जाओ, e⁻K2T इक्वल टू K1 A0 e⁻−K1T इंटू dt। दोनों साइड में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इस साइड में भी इस साइड में भी इंटीग्रेशन, दोनों साइड में इंटीग्रेट करो मेरे भाई और जवाब पाओ, बस इतना ही काम करना है आपको। जब टाइम जीरो हो रहा था, जब टाइम जीरो हो रहा था तो इंटरमीडिएट तो कुछ नहीं बना होगा, इंटरमीडिएट कम बनेगा जब जैसे जैसे एक खत्म होगा वैसे वैसे बनेगा मेरे में। टाइम टी हो जाएगा तो आई का कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम में कुछ नेट होगा IT। ठीक है, तो यहां पर अगर आप पुट करोगे तो यहां पर इसका इंटीग्रेशन होगा I इंटू e⁻K2T, और लिमिट पुट करोगे 0 से IT। ये I का कॉन्सेंट्रेशन है, ये I का कॉन्सेंट्रेशन 0 है, तो जब लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे K1 इंटू A0 बिल्कुल एक कांस्टेंट नंबर है, e⁻−x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻−x होता है, e⁻−x होता है ना, डिवाइडेड बाई मेरे भाई इसका डिफरेंशिएशन होगा तो -K1 होगा, -K1 होगा, लिमिट पुट करो 0 से t, 0 से t पुट करेंगे, ये K1 और K1 को सर वॉइस लैग हो रहा है लगेगा तुम्हें K1 और मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है कहीं पे, हो जा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे छूट गया है मेरे भाई, e⁻K2T होगा, यहाँ से K2 - K1 होगा। लैग कर रहा है क्या मेरे भाई? यस बताओ सर, तो। बीच में बहुत ज्यादा वाला लैग हो गया। अभी नहीं ना कर रहा है, अभी तो नहीं ना कर सर रहा है अभी मेरे तो भाई? ठीक है। अभी ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। सर वो सेकंड लास्ट स्टेप में e पे पावर K2 - K1T है। ये एक्चुअली में यहाँ जिसे मल्टीप्लाई किया ना मेरे भाई, तो इधर भी तो मल्टीप्लाई होता, ये छूट गया था यस मेरा, सर, यस सर। तो छूट गया तो सबको लिखना पड़ा वापस से, ओके। क्या हमको लगने लगा कि कट जाएगा, क्या हमको फाइनल रिजल्ट तो याद रहता है, तो फंस गया, हम समझ गया कि गड़बड़ हो गया है कहीं पे, तो पीछे चेक किए तो पता चला K2T छूट रहा है। तो माय डियर, जो K2 - K1T हो गया, अब लिमिट पुट करो, तो यहां पर अब इधर का लिमिट पुट करोगे तो फाइनली I का पावर T e⁻K2 इंटू टी, जब I का कॉन्सेंट्रेशन जो 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस चाहो तो 0 लिखो, यहाँ पर K1/K2 - K1 हो जाएगा। लिमिट पुट करोगे, जब T लिमिट पुट करोगे तो e⁻K2 - K1 इंटू टी होगा, और -1 हो जाएगा, एनीथिंग का पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। हाँ, ये तो e⁻K2T अंदर घुसाएंगे हम ले जाकर के, e⁻K2T अंदर ले जाएंगे मेरे भाई, तो I का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी टाइम t पर
ये ई का पावर K2T से डिवाइड दो तो यहाँ पे ए नॉट भी चल रहा है मेरे भाई, ए नॉट भी है, ए नॉट बाई K2 माइनस K1, और यहाँ पर K2T इंटू ई का पावर माइनस K1T, तो आपको बचेगा माइनस K1T, और माइनस ई का पावर K2T नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा तो माइनस K2T आएगा। हम इसको अगले पेज में अच्छा से वापिस से लिख रहे हैं कि फाइनली क्या रिजल्ट मिलेगा। सर नोट करने दीजिए 2 मिनट। जल्दी से फटाफट नोट करो। ठीक है, आई होप नोट कर लिए होंगे, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, हाँ, अब तुमको लग रहा हो सर ये सारा डेरिवेशन को याद रखेंगे, मेरे भाई हम तो कहेंगे इतना लंबा जो डेरिवेशन को याद रखोगे उससे अच्छा रिजल्ट को याद कर लेना। ठीक है, यस सर हो गया। इस पेज को हम हटा के फिर से आएगा कॉन्सेंट्रेशन वापिस से लिखेंगे, क्योंकि वहां पे लास्ट में आया है, अच्छा से साफ साफ लिखेंगे मेरे भाई। ठीक है, आज लैग होने की वजह से थोड़ा सा हम लोग पीछे रह गए, जितना करना था वहां तक रीच आउट नहीं कर पाएंगे। आई मेरे भाई क्या आया फाइनली रिजल्ट, K1 बाई K2 माइनस K1 ए नॉट ई का पावर माइनस K1T माइनस ई का पावर K2T आया। ये फाइनल रिजल्ट है मेरे भाई, जिसको याद कर लेना होगा। हाँ, अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है याद करने के बाद कि सर पहले K1T लिखेंगे कि पहले K2T, ये कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स और बड़ा दिक्कत आ रहा है। आपको भी लग रहा होगा हाँ सर यहाँ तो K2 माइनस K1 है, चलिए यहाँ पे किसी तरीके से याद कर लिए, तो यहाँ पे कैसे याद करेंगे? तो मेरे भाई हम सिंपल बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, बस फाइनल रिजल्ट आपका पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे इसको K1 माइनस K2 लिखो, यहाँ पे K2T लिखो, यहाँ पे K1T लिखो, कुछ भी लिखो, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो चलो आई का तो निकल गया मेरे भाई, अब पी का निकालना है। फिर दिक्कत मेरे भाई, रिएक्शन मेरा था, मेरा जो रिएक्शन है सिक्वेंशियल रिएक्शन तुम्हारे तो सामने में होगा, तो डीपी अपॉन dt लिखोगे, सबका तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो कैसे फॉर्म होगा? K2 इंटू आई, K2 इंटू आई लिखना पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड पार्ट का, तो K2 इंटू आई लिखेंगे मेरे में। अब मेरे भाई आई को इतना बड़ा पार्ट को पुट करेंगे तब जाकर के यहाँ पे आंसर लिख पाएंगे, और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इस आई को पुट करेंगे और फिर dt को ले जाकर के यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, तब फाइनली हमको p का मिलेगा। ये तो एक मेथड है मेरे भाई। हाँ, उससे रिजल्ट क्या आएगा, हम फाइनली रिजल्ट को लिख रहे हैं, क्योंकि अपने बस का बात नहीं, इतना बड़ा बड़ा हर टाइम में बार बार इंटीग्रेशन करना, एक बार तो किसी तरीके से कर लिए, अब बार बार ऐसा हम लोग नहीं काम करेंगे। तो फाइनली क्या रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट को हम लिख रहे हैं मेरे भाई, ए नॉट 1 माइनस, थोड़ा ध्यान से देखना, K2 e का पावर माइनस K1T माइनस K1 e का पावर माइनस K2T और डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1, ये फाइनली आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन सवाल है ना कितना बड़ा बड़ा इक्वेशंस, एक तो याद करना ही बल्कि आसान है, हम तो इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, करने का तो कर देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी होगा और हम कभी भी नहीं करते इस इंटीग्रेशन को। तुम चाहो तो घर में करके देख लेना, आंसर तो यही आएगा, लिमिट टू मिट पुट कर लेना। ठीक है, कि पी का जब जब टाइम 0 होगा तो पी का कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा, जब टाइम टी होगा तो पी का कॉन्सेंट्रेशन पीटी हो जाएगा। इस तरीके से मेरे में उसी तरीके से आई के लिए भी हो जाएगा कि जब टाइम 0 होगा तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन, टाइम 0 होगा टाइम टी होगा, लगा देना, पुट कर देना, आंसर तो आ जाएगा। कोई बड़ा चीज भी नहीं है, इतना भी नहीं कि नहीं कर सकते हो, वो वाली बात नहीं है, हो तो जाएगा। तुम कहोगे लेकिन आप क्यों नहीं किए, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड बताएंगे। एक ऑल्टरनेटिव मेथड हम आपको बताएंगे कि आई का याद कर लो फॉर्मूला और पी का याद मत करो। तुम कहोगे क्या ऑल्टरनेटिव मेथड है, तो मेरे भाई चलो ऑल्टरनेटिव मेथड बताते हैं। हाँ, इसके ऊपर लिख लेना ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव क्या है, ए से आई बना और आई से पी बना, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है K1, यहाँ पे लिखा हुआ है K2। मेरे भाई इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए, इसका 0 0, इसका a माइनस एक्स, तो इसका कुछ x बनेगा,
लेकिन मेरे भाई ऐसा सोचो जब x बनेगा तो x से p भी बन रहा है, x से p भी बनेगा तो इसका कुछ y खत्म हो जाएगा और इसका कुछ, ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा, क्योंकि पहले तो x पूरा पूरा बन जाएगा i, लेकिन i से कुछ p बनेगा तो इसका कुछ y कंज्यूम होगा, y बनेगा, y बनेगा मेरे भाई। तो ये हो गया, ये लाइन समझ में मेरे भाई। हमको बस एक बताना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन t इक्वल टू 0 में ए का ए था, तो ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हम ए नॉट भी लिखते हैं। और मेरे भाई क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए में किसी भी टाइम में ए का कॉन्सेंट्रेशन ए माइनस एक्स है, किसी भी टाइम में टी का कॉन्सेंट्रेशन एक्स माइनस वाई है, और किसी भी टाइम में पी का कॉन्सेंट्रेशन वाई है। तो ए माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, तो एक्स और एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, और मेरे पास प्लस पीटी, तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ए मिल जाएगा जो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के बराबर है, जो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के बराबर है। पीछे वाले कह, इससे फायदा क्या हो रहा है? मेरे पास फायदा ही फायदा है, दोनों ध्यान से। सर आप दोनों टी टाइम 0 पे लिखे हुए हैं। इधर 0 लिखे, इधर टी टाइम लिखे, ये टी है मेरे में, ऊपर। ठीक है, ये टी टाइम पर है। अब देखो यहां पर, ये तो इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तुमको मेरे भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का तो मालूम होगा, ये तो गिवन रहेगा सवाल में, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये तो मालूम होगा आपको ए नॉट। और मेरे भाई एटी निकाल लोगे, तुमको कैसे निकालेंगे? निकाले हैं ए नॉट ई का पावर माइनस के वन टी से, ए नॉट ई का पावर माइनस के वन टी से निकाले तो आसान है निकालना, इसको ये निकाल लेंगे। आई टी इतना बड़ा फॉर्मूला जो हम लोग किए डिराइव, इससे निकाल लेंगे, इससे निकाल लेंगे। और मेरे भाई पीटी इतना बड़ा फॉर्मूला कहीं याद रखने से तो अच्छा है ना कि इसको पुट करेंगे, पीटी नहीं निकल जाएगा। यस या नो हमको बताओ जल्दी से, बोलो ये ज्यादा आसान है कि नहीं? इसको इतना बड़ा याद कर लेने से आसान ये काम को कर लेना है, ये काम को करने से ज्यादा बेनिफिट है आपको, तो ये काम हम आपको सिखाए। हाँ, यहाँ पर अब हम तुमको ग्राफ बताएंगे मेरे भाई, ग्राफ बताएंगे एक मजेदार, जो कि ग्राफ से भी क्वेश्चन आ सकता है आईआईटी पे, तो ये तो अल्टरनेटिव वे बताए। अब हम तुमको यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। ये ऐसा ग्राफ है, इधर मेरे भाई कॉन्सेंट्रेशन है, हाँ ए का भी होगा, बी का भी होगा और सी का भी होगा, और धीरे धीरे टाइम है मेरे भाई, जिस तरीके से रिएक्शन हो रहा है टाइम है मेरे भाई। यहां पर ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ए का है कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट के बराबर, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए का ए नॉट था, ये लाइन को हम खींच दिए ए नॉट के लिए। मेरे भाई हमको बताओ ए का जो कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीमेंट हो रहा है वो किस ऑर्डर की वजह से हो रहा है? फर्स्ट ऑर्डर की वजह से हो रहा है, और उसका कंटिन्यूअसली कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, तो फर्स्ट ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन वाला ग्राफ कैसे होता था? ऐसे होता था, और वो कभी कंप्लीट नहीं होता था, तो मेरे भाई ये इनफिनाइट टाइम में कहीं जाकर के टच करेगा। ये किसके लिए बना दिए? ये ए के लिए बना लिए, किसी भी टाइम में कॉन्सेंट्रेशन इस टाइप का फंक्शन होगा, जो कि बनाया करते थे हम लोग। मेरे भाई हमको ये बताना, मान लो इनफिनाइट टाइम हो गया तो पी का कॉन्सेंट्रेशन क्या ए हो जाएगा कि नहीं होगा, इतना बताओ हमें। आफ्टर इनफिनाइट टाइम पी का कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट के बराबर हो जाएगा कि नहीं? इनफिनाइट टाइम के बाद कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब चुप हो गया। तो इनफिनाइट टाइम होगा तो ए तो 0 हो जाएगा, ए 0 होगा तो हम बोलेंगे इंटरमीडिएट पूरा बन गया। लेकिन सिंस टाइम इनफिनाइट है तो सारा इंटरमीडिएट भी पी पे कन्वर्ट हो जाएगा, सारा इंटरमीडिएट भी पी पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सवाल है कि पी भी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, पी भी धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। एक तो है कि पी का फंक्शन मालूम है, इससे कर्व को प्लॉट कर दो, और एक नहीं तो फिर ऐसे दिमाग लगाओ कि ए का पी का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, इनिशियली 0 होगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। तो मेरे भाई इसका कुछ कर्व जो होता है सांप के टाइप का होता है, स्नेक कर्व, इस टाइप का होता है मेरा, ठीक है, इस टाइप का कर्व होता है, हल्का सा बीच में झुक करके ऐसे ऊपर चढ़ता है। क्यों? तो मेरे भाई लो फंक्शन से कर्व बना लो, अगर बना सकते हो तो बना के देख लेना, यही कर्व आएगा मेरे में, ठीक है, इस टाइप से आता है, हल्का झुका हुआ कर्व आता है मेरे, ठीक है, अच्छा लग रहा होगा।
हाँ मेरे भाई, और आई के लिए बात करें मेरे भाई, तो धीरे धीरे आई बन रहा होगा लेकिन फिर घटेगा। एक टाइम के बाद पूरा पूरा आई बन जाएगा, ए से पूरा पूरा आई बन जाएगा, लेकिन फिर कंटिन्यूअसली पी में कन्वर्ट होगा। हाँ वो भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा क्या होगा मेरे भाई, इंक्रीमेंट होगा। और लेकिन मेरे भाई फिर क्या होगा, डिक्रीमेंट शुरुआत होगा, डिक्रीमेंट। तो ये आई का कर्व है और ये पी का कर्व है, ये पी का कर्व है। हाँ तुम बोलो सर यहीं पे टच करेगा कर्व को, सर यहाँ पे इस कर्व को, फिर यहाँ पे टच करेगा, पहले ए वाले कर्व को, यहाँ पर पी। तो ये डिपेंड करेगा K1 और K2 में, किसको कब कट करेगा, कहाँ पे कट करेगा, वो तो डिपेंड करेगा K1 K2 पर। ये तो हम लोग देखेंगे आगे क्या होगा। एक रैंडम सा कर्व बना है कि स्टार्टिंग में आई बनता होगा, बढ़ रहा होगा, लेकिन साइमल्टेनियसली पी भी बन रहा होगा, तो पी भी बन रहा होगा तो आई घट भी रहा होगा। तो कुछ इसी टाइप का होगा कर्व, एग्जैक्टली यही होगा, छोटा बड़ा ऊपर नीचे हो सकता है ये, लेकिन कुछ अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही कर्व बनेगा। तो ये कर्व हुआ। तो मेरे पास किसी टाइम टी पर आई का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, मैक्सिमम आई का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा मेरे भाई, ये होगा। और मैक्सिमम पी का कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट के बराबर होगा, इसीलिए हम ए नॉट में जाकर के रोक दिए हैं। हाँ जिस टाइम में इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होता है उसको टी मैक्स कहते हैं। टी मैक्स वो टाइम है जिस टाइम में इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम हो रहा होता है। बस आज यहीं पे टी मैक्स को लिख करके और इसका इक्वेशन बना करके रोक देंगे। टी मैक्स वो टाइम है, टाइम एट विच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट बिकम्स मैक्सिमम, वो टाइम जिसमें इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम हो जाता है। तो मेरे भाई इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम, तो यहां पर ये मैक्सिमम कर्व है, तो जब भी मैक्सिमम होगा तो वहां पर का स्लोप जीरो हो जाएगा। मेरे भाई ऐसा कुछ पढ़े हो क्या कभी भी कि डिफरेंशिएट करके हम लोग मैक्सिमम पॉइंट निकालते हैं? ऐसा कभी नाम सुने हो क्या केमिस्ट्री में, फिजिक्स में? तो डिफरेंशिएट करने से मैक्सिमम निकलता है। तो मेरे भाई आई का मैक्सिमा निकालना, मिनिमा। हाँ यस मैक्सिमम मिनिमम मेरे भाई, यस मैक्सिमम यस सर। मिनिमम। सुने हो ऐसा बात? तो मेरे वही कह रहे हैं, तो उसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं, तो वो जो पॉइंट मिलता है वही उसका टाइम हो जाएगा। तो मेरे भाई बस आई का फंक्शन मालूम है, लगा दो। हमको इतना बात बताना मेरे भाई, ये सब तो डिफरेंशिएट होगा नहीं। डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है ना, कभी जीरो के बराबर होगा वो लोग। कौन वाला पार्ट जीरो के बराबर होगा, ये वाला पार्ट होगा, तो हम केवल उसी पार्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ई का पावर माइनस K1 टी का माइनस K1 बाहर हो जाएगा, इंटू ई का पावर माइनस K1 टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा K2 ई का पावर माइनस K2 टी इक्वल टू जीरो करेंगे, ये टी मैक्स निकल जाएगा। तो यहां पर सॉल्व करो मेरे भाई, तो सॉल्व करो तो K1 ई का पावर माइनस K1 टी इंटू K1, उसको उधर ले गए, K2 ई का पावर माइनस K2 टी। तो यहां पर से हम क्या निकाल सकते हैं, ई वाला टर्म को एक साइड कर लो, तो ई वाला टर्म को एक साइड करोगे मेरे भाई तो यहां पर क्या आ जाएगा, K1 अपॉन K2 इक्वल टू ई का पावर K1 माइनस K2 टी आ जाएगा। ये वाला पॉजिटिव बन जाएगा उधर ऊपर जाने पर, तो K1 माइनस K2 टी हो जाएगा। और ये टी कौन सा टी है, यही मैक्सिमम टाइम है जिस टाइम में यहाँ पे लॉग अप्लाई करो, दोनों साइड में ln अप्लाई करो, तो यहाँ पर ln K1 अपॉन K2, यहां से ये क्वेश्चन फॉर्मूला सीधा आ सकता है, अपॉन K1 माइनस K2। हाँ अगर कोई लिखेगा ऐसे ln K2 अपॉन K1, तो मेरे भाई यहां पर K2 माइनस K1 आ जाएगा। तो बस ये डिपेंड करता है, यहां से माइनस कॉमन ले लो, नीचे पुट कर दो, ये कर दो मेरे भाई। आज के लिए इतना ही रहेगा। टी मैक्स हम लोग डिफरेंशिएट करके लेकर के आए हैं। हाँ वो कांस्टेंट वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए पहले ही इग्नोर कर दिए। सर एक बार ग्राफ दिखा दीजिए ना। इसको पहले नोट तो करो। यस सर ओके। तो ये सब बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, यही सब क्वेश्चन है आईआईटी का, जो बात लिख रहे हैं यही सब क्वेश्चन है। यस सर हो गया। हो गया मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। कल डाउट क्लास है,
डाउट डिस्कशन करेंगे हम। अच्छा हाँ, ये मेरे भाई